राम राम मेरे साथियों, जय हिंद जय भारत। अपने पढ़ रहे थे मानव भूगोल, और मानव भूगोल में अपन ने चौथा लेसन भी क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। आज का जो अपना टॉपिक है वो द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया की अपन बात करेंगे, जिसमें अपन ने बहुत अच्छे से पहले प्रथम क्रिया को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। जितना भी कृषि से संबंधित बातें थी उस पर बात कर ली, पशुपालन वगैरह उस पर बात कर ली, कृषि से संबंधित दोनों, पशुपालन और कृषि दोनों कर लिया। उसके बाद में जो खनन विधियां थी उस पर भी बात अच्छे से कर चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो टॉपिक कौन सा है? आज का जो अपना टॉपिक है वो है द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया के ऊपर अपनी बातें करेंगे कि प्राथमिक क्रिया से चीजों का यूज कर कर अपने किसी प्रोडक्ट को तैयार करने की जो विधि होती है वो इसी काम में होती है। इसमें हमने तीन चीजों में बात करेंगे, मुख्य रूप से निर्माण पे, विनिर्माण पे और प्रसंस्करण पे बात करेंगे। प्रोसेसिंग जिसको अपने इंग्लिश में कहते हैं, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। और वीडियो के अंत तक आप हमेशा बने रहना, क्योंकि जो मानव भूगोल टॉपिक है बहुत ही शानदार और स्वीट सा टॉपिक है। इसको जो बच्चे के बच्चों को गो टफ सब्जेक्ट लगता है कि मानव भूगोल याद होता है, याद है तो नहीं, आप वीडियो देखो शरीर को आगे। आपको याद क्यों नहीं आ रहे तो बिल्कुल देसी भाषा में अपने समझा देंगे, तो याद क्यों नहीं होता। आप अंत तक बने रहे और लाइक शेयर करते रहे चैनल को, जितना हो सके अपने चैनल को प्यार दें और स्नेह दें, और सब लोगों को अपने साथ ही जितने भी हम साथ के क्या करें, वीडियो को शेयर करते रहे, चैनल को लाइक शेयर कमेंट वगैरह कंटिन्यू आप करते रहे, ताकि अपना जल्दी से चैनल क्या हो जाए, मोनेटाइज हो जाए। अपने यही काम करना है बेचारे, तो अपने क्या कर रहे हैं, इसी चीज के साथ में अपने आगे वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो आइए आज का जो टॉपिक है वो द्वितीय क्रिया है। द्वितीय क्रिया में अपने क्या करेंगे साहब, बात करेंगे। देखो, द्वितीय क्रिया, आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है? वे जिन कार्य से अपने को कार्य करने के बाद अपनी क्या मिलती है, मनी, रोकड़ी मिलती है अपने को। तो अपने उन क्रिया को क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया। अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा, रोकड़ी। रोकड़ी का मतलब क्या है? कि क्रिया, क्रिया का मतलब कार्य करना। जिन कार्यों को करने के बाद अपने को क्या मिले? रोकड़ी मिले, पैसा चाहिए अपने को। पैसा 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 करती है, पैसे के लगा के गरीब पैसा काम करना पड़ेगा, इसलिए काम करोगे तभी पैसे के लगाओगे। डेली तो भाई जी सुख की बातें करता रहो, कोई मतलब वो निकले। तो इसी बात के साथ में हमने टॉपिक को करते हैं साफ स्टार्ट। इसी टॉपिक के अंदर अपना कौन सा पार्ट आता है? द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया के अंदर आपको बता दूं, पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल सहित आपको चीजें बता दूं क्या है क्या नहीं है। जैसे प्राथमिक क्रिया है, जैसे प्राथमिक क्रिया, ये प्राथमिक क्रिया है, इस क्रिया के माध्यम से आता है द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया में आता है यहाँ से चीज का फॉर्मेशन, निर्माण वगैरह करते हैं। ये चीजों में कोई चीज, जैसे आटा ले लिया, यहाँ से क्या गेहूं ले लिया, गेहूं के बाद में यहाँ पे आटा बनेगा, बिस्किट वगैरह बनेगा, तृतीय क्षेत्र में जाता है। ये इस तरीके से तृतीय क्षेत्र में भी अपने बातें करें। इसी प्रकार देखो क्या कह रहा है द्वितीय क्रिया। द्वितीय क्रिया मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। मूल्य कैसे बढ़ जाता है? मैंने आपको वो भी बताया। जैसे यहाँ से गेहूं लिया, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जांपल देता हूँ। गेहूं लिया, गेहूं लिया, गेहूं से मैंने लिया, गेहूं मान लो 10 रुपए किलो के हिसाब से लिया। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर करके तो गेहूं रेट ही तोड़ देना, एक बार एग्जाम्पल लीजिए। गेहूं लिया, लेने के बाद व्यापारी क्या करेगा? मार्केट में बेच देगा। मार्केट में बेचने के बाद में फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री में क्या करेगा? इसका आटा पीसा जाएगा। आटा पीसने के बाद में यहाँ पे क्या बनाया जाएगा? बिस्किट या जो भी ब्रेड वगैरह बनाई जाएगी। यहाँ पे किलो जो था 10 रुपए का, अब देखो 10 रुपए का पैकेट आएगा, उसमें किलो वजन ही नहीं आता। यहाँ पे मान लो इसका रेट बढ़ जाता है। जैसे आशीर्वाद नाम का आटा सुना होगा। आशीर्वाद आटा लगभग कितने रुपए किलो के हिसाब से? 300 रुपए के आसपास में 5 किलो का पैकेट आता है। अब देख लो कहाँ पे 10 रुपए या 20 रुपए के हिसाब से ले रहे हो, वहां पे उसका क्या अपना है? आटा कितने रुपए के हिसाब से मिल रहा है? 60 रुपए के हिसाब से, 58 रुपए के हिसाब से वो 1 किलो का आटा मिलता है। तो देखो कितना उसका निर्माण में क्या आ गया, फर्क आ गया पैसे के अंदर। यहाँ पे किलो मान लो यहाँ पे 25 रुपए के हिसाब से ले जाए, 25 के हिसाब से बेचा आटा, अपने क्या मिल रहा है? 60 रुपए के हिसाब से, ठीक है ये है। उसके बाद में क्या करें? यहाँ पे बिस्कुट बन गया। अब बिस्कुट वर्तमान में मार्केट के अंदर रेट 120, 130, 140, 150, इस तरीके से इसका क्या है? रेट चलता है। अब उसके बाद में क्या करें? मार्केट में जब जाएगा, तृतीय क्षेत्र में जब मार्केट में आ जाएगा प्रेजेंट के माध्यम से, तो इसी चीज का जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या होता है, थोड़ा बहुत व्यक्ति इस पे पॉकेट वगैरह अच्छा लगा देते हैं पैकेट इसके अंदर। तो उसका मार्केट के अंदर जब जाते हैं चीजें, तो पैकेट के हिसाब से भी चीजों का क्या होता है? बढ़िया पैकेट लगा, फूट रो पैकेट है तो सब फूट रो पैकेट है, तो इस इन पैकेट का इतना रुपया लगेगा। तो कई बार पैकेट के हिसाब से टन लगा के दुकानदार बेचते हैं। तो ये सारी चीजें इस पाठ के अंदर वो चीजें पढ़ी। तो ये क्या होता है? प्राकृतिक चीजें। प्राकृतिक चीजों का क्या बढ़ जाता है? इसके अंदर मूल्य बढ़ जाता है। देखो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या किया जाता है? विनिर्माण और निर्माण और प्रसंस्करण, तीन पॉइंटों को इसके अंदर शामिल करेंगे। सबसे पहले कौन सा? विनिर्माण, इसमें दूसरा निर्माण, और तीसरा कौन सा? प्रसंस्करण आ जाए। तीनों पॉइंटों को शामिल कर दिया। अब देखो प्राथमिक क्रिया में, प्राथमिक उत्पाद आ गया, जैसे रॉ मटेरियल, मैंने आपको पता गेहूं आ गया, अपने खनन वगैरह आ गया। जैसे इसके अंदर कौन सा? जैसे खनन, कृषि, पशुधन, ये सारे सारे क्या है? प्राथमिक उत्पाद में शामिल करते हैं। अपन पढ़ते हैं प्राथमिक क्रिया। फिर क्या करते हैं? इन्हीं प्राथमिक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं किसमें? अपने नए उत्पाद या नई वस्तु बनाने के लिए। जैसे
क्या करेंगे, नई वस्तु बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से अपने पास वस्तु है, इसका क्या करेंगे, अपने फॉर्मेशन विनिर्माण करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, विनिर्माण। इसमें अलग अलग चीजों को जोड़कर नए उत्पादों को क्या करते हैं, सेवाएं देते हैं। इसमें अलग अलग चीजों को जोड़कर नए नए सेवाएं बनाते हैं। जैसे अगर बात की जाए, अपने कोई चीज, मान लो कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर मान लो मेरे को गाड़ी बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग जगहों से चीजों को मंगवाऊंगा। जैसे मारुति गाड़ी है, मारुति गाड़ी की अगर बात कीजिए, उसके अंदर सारे पोर्ट्स जो पुर्जे हैं वो एक जगह पे नहीं बनते। ठीक है, अब उन पुर्जों को क्या करूंगा, मैं अलग अलग जगह से मंगवाऊंगा। कुछ रशिया से मंगवाऊंगा, कुछ चाइना से मंगवाऊंगा, कुछ बाहर से मंगवाऊंगा, कुछ अमेरिका से मंगवाऊंगा। इस तरीके से उन चीजों को क्या करूंगा, मैं साथ विनिर्माण करूंगा, चीजों को जोड़ कर क्या करूंगा, निर्माण। क्लियर, यहाँ पे उसके बाद में क्या करें, निर्माण। निर्माण आ गया, वो चीज इसमें विनिर्माण आ गया। पहले इसको बोला कंस्ट्रक्शन, किसी चीजों कल पुर्जों को जोड़कर किसी चीज का क्या करना, निर्माण करना। ये एक साल पे होता है, ये यहाँ पे भी होता है एक साल में, यहाँ पे इनका क्या होता है, निर्माण होता है। इनका क्या होता है, अलग अलग स्थानों पे। ठीक है, उसके बाद में प्रसंस्करण की अगर बात कीजिए, प्रसंस्करण के अंदर क्या होता है, पशुधन के अंदर, पशुधन से जो उत्पाद मिलता है, वे उत्पाद तो जल्दी क्या हो जाते हैं, साथ में खराब हो जाते हैं। प्रसंस्करण नहीं करते, वे उत्पाद तो जल्दी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे हमने दूध वाले, अमूल डेयरी वाले की बात की थी कि इन क्षेत्रों में क्या होता है कि यहाँ पे दूध को पाश्चुतिकरण बहुत अधिक मात्रा में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है टेम्परेचर पे, उसको अचानक से क्या कर दिया जाता है, ठंडा, ताकि उसके अंदर जो जीवाणु वगैरह होता है, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो क्या हो जाए, नष्ट होते हैं, उसके बाद बिल्कुल जल्दी से खत्म नहीं हो। और उन चीजों को क्या किया जाता है, इसके अंदर शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल अपने देखेंगे तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, द्वितीय प्रक्रिया। इसमें मुख्य रूप से उद्योग है। उद्योग तो बहुत बड़ा समुदाय है, उद्योग तो बहुत बड़ा समुदाय है, परंतु इसी के अंतर्गत आप रखेंगे विनिर्माण। इन्हीं उद्योगों के अंदर चीजों का क्या होता है, निर्माण, विनिर्माण वगैरह होता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह सारा चीज इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने याद रखना। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज शामिल करेंगे, विनिर्माण, निर्माण और प्रसंस्करण, इन सब चीजों को इसके अंतर्गत शामिल कर देंगे। तो ये सारी चीज समझ आ गई। अब अपने बात करते हैं विनिर्माण क्या है। विनिर्माण है क्या, जिसमें देखो हाथ से या मशीनों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। सिंपल सी बात, इसमें क्या करना, हाथ से या मशीनों द्वारा किसी चीज का उत्पादन करना। जैसे एग्जाम्पल, सुई से लेकर जलयान बनाने तक प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनिर्माण कहलाती है। इसमें वायुयान एवं अंतरिक्ष यानों पर क्या किया जाता है, सब निर्माण किया जाता है। इनके कल पुर्जे अलग अलग जगह पे क्या किया जाता है, बनाए जाते हैं। तो उनको तो अपने निर्माण क्षेत्र में रख देंगे। इन विनिर्माण क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों से चीजों को मंगवाई जाती है। तो इनको अपने क्या होते हैं, हाथ से लेकर मशीनों से वस्तुओं का उत्पादन करना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। सिंपल सी बात, इसमें सूर्य से लेकर जलयान, वायुयान, अंतरिक्ष यान, सारी चीजों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो ये चीजें समझ आ गई। दूसरा बात, विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं को विशेषता बताइए। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं की विशेषता क्या क्या है, विशेषता देख लो। शक्ति का इसमें उपयोग होता है, शक्ति मतलब विद्युत। विद्युत का क्या होता है, साहब में प्रयोग होता है। ठीक है, विद्युत का एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन तो बिल्कुल होता है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक ही प्रकार की वस्तुओं का क्या होता है, साहब उत्पादन होता है। जैसे मान लो मैंने किसी प्रकार का क्या बना रहा हूँ, इसके अंदर मान लो मैंने किसी प्रकार का कोई गाड़ी के कल पुर्जे बना रहा हूँ। जैसे मैंने किसी गाड़ी का टैंकी बना रहा हूँ, या उसका बोनट वगैरह बना रहा हूँ, या कुछ इस तरीके से चीजों का निर्माण कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ही प्रकार की वस्तुओं का क्या विशाल उत्पादन होगा। क्लियर, यहाँ पे ध्यान रखना, विनिर्माण के अंदर एक ही चीजों का क्या होता है, विशाल निर्माण होता है। उत्पादन मशीनों का या पुराने संसाधनों का किया जाता है, इसके अंदर उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्लियर। तो विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो वो सारी चीजें इसलिए निर्माण की कुछ विशेषता आ जाएंगी। तो चारों पॉइंट ये याद रखा। अब अपने सामान्य शब्दों में बात करें, ये तो अपना था एक इससे टॉपिक से संबंधित कुछ विशेषता की बात कर ली, कुछ इसकी खासियत की बात कर ली, क्या क्या चीज इसमें होती है वो चीज अपने बात कर ली। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें है क्या क्या चीज। देखो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर आपको नोट्स लेकर क्या देंगे। अब अपने आगे थोड़ा सा बात करते हैं, मैं इसको भी दोहराऊं। जैसे अपने बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें कैसे है। जैसे थोड़ा सा मैं इसको भी दोहराऊं ताकि आपको थोड़ी सी चीजें ज्यादा समझ बेहतर तरीके से। जैसे अगर मैं बात करें कपास है, कपास, कपास से अपने धागा बनाएगा, बनाए बिल्कुल। धागे से क्या बनाएंगे, कपड़ा। देखो इस तरीके से चीजों का रेट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। कपास लेंगे, कपास से क्या करेंगे अपने, धागा बनाएंगे, धागा बनाने के बाद ये वैध उत्पादन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे कोई फल है, फल है, फल से क्या करेंगे अपने, जैसे फल को क्या करेंगे, बेचेंगे, बेचने के बाद क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाने के बाद जूस, जूस, जूस पैकेट बनते हैं ना आजकल, आपने देखा होगा हर प्रकार के जितने भी फल है, फ्रूट्स है, उनके क्या बन रहे हैं, उनके सबके छोटे छोटे डिब्बियां आ रही है, उसके अंदर क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। वो काफी समय तक थोड़ा चल भी जाता है, काफी जल्दी से नहीं होता, उस पर एक्सपायरी वगैरह डेट लिखी होती है। इतने समय में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उतने समय में क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। ये चीज अपने पास करनी। उसके अलावा अगर देखा जाए अपने को मिलता है भूमि, अगर खनन की बात की जाए, ये अश्क में मिलता है। ये क्या मिलता है अपने को, धरतल से अश्क के रूप में मिलता है। फिर इसमें क्या किया, मिलावट की जाती है, इसका शुद्धिकरण होता है।
शुद्धिकरण शुद्धिकरण वही मैंने आपको बताया, इसको भट्टियों पे सेका जाता है, उसके बाद में लिक्विड रूप में मिलाया जाता है, उसके बाद में इसमें कुछ ना कुछ इस्पात वगैरह मिलाया जाता है, उसके बाद में एक नए धातु का क्या किया जाता है, निर्माण किया। जैसे लोहा के बारे में, लोहा जो मिलता है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, तीन प्रकार के आइसोटोप में मिलता है। उसके बाद में क्या होता है इसके अंदर, अपने कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, इन सब चीजों को मिलाने के बाद में कठोरता प्रदान होता है इन सब चीजों में। तो ये जो प्रारूप है, अपने आर्थिक क्रिया के बारे में थोड़ा पढ़े, आर्थिक क्रिया का इस तरीके से ये प्रारूप चल रहेगा अपने का, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों के अंदर अपने इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो ये अपना जो लेसन है, कौन सा लेसन आ जाएगा, ये द्वितीय क्रिया चैप्टर नंबर कौन सा अपना 5, ये लेसन भी अपनी तरफ से सामने कंप्लीट कर देंगे। और वीडियो के अंत तक हमेशा बने रहे, ठीक है। अपने आगे वाली वीडियो को भी साथ के साथ में रिकॉर्ड कर देंगे। तो धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके एग्जाम जो है उनके लिए भी शुभकामनाएं है। तो अपने साथ के साथ हमारे साथ जुड़े रहो, धन्यवाद। हाँ जी, साथियों अपने बात कर रहे थे, अपने मानव भूगोल का टॉपिक पढ़ रहे थे। उस मानव भूगोल का जो टॉपिक था, उस पे हमने पहला पोर्शन डाल दिया। उसके अंदर अपने प्राथमिक क्रिया के अंदर क्या-क्या चीज़ शामिल की जाती है, क्या-क्या चीज़ों के अंतर्गत किस तरीके से निर्माण किया जाता है। अपने उस पर द्वितीय क्रिया के अंदर अपने बात की थी, विनिर्माण की बात करी थी, निर्माण की बात कर रही थी, प्रसंस्करण की बात, जिसे अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। इस प्रक्रिया के बारे में, किस तरीके से उत्पाद को बनाते हैं, क्या-क्या चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें आपने पहले ही वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन दे दिया। अब उसी कड़ी में अपने क्या कर रहे थे, विनिर्माण को पढ़ लिया। उसमें अपने देखा जाए कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले जो विनिर्माण है ना, उन सब चीजों पर अपने क्या करेंगे, बात करेंगे, जिनमें कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या क्या विनिर्माण की विशेषता बतानी है। देखो, विनिर्माण बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो अपने क्या हो सकता है, इस टॉपिक को मैं ऐसे समझा देते, परंतु मैं सोच रहा था इसको बड़े पैमाने पर आपको बता दूं, आपके पूरे डाउट क्या हो जाएंगे, इस टॉपिक से संबंधित है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो विशेषता है इस प्रकार की विनिर्माण की, तो विशेषताओं को अपने अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमेशा आपको ये चीजें, किताब में तो थोड़ी देर के, परंतु मैंने किसी चीज सहायता ली और इधर उधर से मेट्रो जुगाड़ किया, उसके बाद में आपको ये जुगाड़ दे रहा हूँ। ये आपको अच्छे पैमाने पर क्या देगा, अगर आप लिख के आओगे इन सब चीजों को, तो अच्छे पैमाने पर आपको क्या मिलेगी, नंबर मिलेगी। तो इसी फॉर्मेट के साथ हम टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए बड़े पैमाने पर क्या होने वाले जो विनिर्माण की क्या विशेषता पर अपने क्या करने जा रहे हैं, साथ बात करने जा रहे हैं। तो पहली विशेषता क्या है, इस विनिर्माण क्षेत्र में कौशल और विशिष्टीकरण उत्पादित क्या होती है, खूब सारी विधि। जैसे अपने स्पेसिफिकेशन ऑफ स्किल्स की बात करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे। देखो, किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, उसके ऊपर अपने क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न ही आपका सामान्य रूप से प्रश्न बन जाता है कि होने वाले विनिर्माण की कुछ विशेषताएं बताती है। तो विशेषता आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखो, बड़े पैमाने की उद्योगों में एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन को बड़े स्तर पर किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक ही, इसमें क्या ध्यान विशेष रूप से इस शब्द को आप बोल्ड करना, इस शब्द को क्या करना, बोल्ड करना, कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का बड़े पैमाने पे क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। जैसे मान लो अपने किसी प्रकार का नट बोल्ट बना रहे हैं, नट बना रहे हैं, या किसी गाड़ी की अपने क्या बना रहे हैं, टैंकी बना रहे हैं, या किसी प्रकार का अपनी गाड़ी का कोई पहिया बना रहे हैं, या कुछ ऐसा वैसे उत्पादन अपने क्या कर रहे हैं, एक ही प्रकार का कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक ही प्रकार का क्या कर रहे हैं। किसी हर व्यक्ति क्या होता है, हर एक चीज में क्या, हर चीजों में एक्सपर्ट नहीं होता, उसके पास में एक विशिष्ट स्किल होती है। होती है क्या होता है, जैसे मान लो कोई टीचर है, वो एक सब्जेक्ट का क्या होता है, बढ़िया टीचर पढ़ा सकता है, तो उस सब्जेक्ट में शायद नहीं पढ़ा सकता। या एक मिस्त्री है जो मकान का अच्छा मिस्त्री हो सकता है, पर तो वो पेंटिंग ढंग से नहीं कर सकता। तो वो है आपके अंदर विशिष्टीकरण या कौशल की, आपके अंदर जो क्षमता वो है। वो चीज है कि इस क्षेत्र के अंदर कोई लंड बोल्ट का बहुत अच्छा कारीगर हो सकता है, कोई ड्राइविंग के जो अपने स्टेयर बनाते हैं उसका बहुत अच्छा क्या है, कलाकार है, उस्ताद बैठा है। तो वही चीज इसके अंदर बड़े पैमाने अंदर क्या किया जाता है, एक वस्तु का उत्पादन किया जाता है। पहले हमारा 3 पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा, जिसमें लागत, इसमें क्या है, लागत है, लागत कम और सस्ता पड़ता है। इसमें लागत क्या होती है, कम और सस्ता पड़ता है। बड़े स्तर पे करेंगे तो अपने क्या लागत भी कम आएंगे, और उसके साथ में सस्ता भी क्या होगा, कम पड़ेगा। कॉस्ट जो आते हैं, प्राइस कॉस्ट जिसको अपने बोल, वो भी कम आएगी। उसके बाद में ये क्या होगा, सस्ता भी पड़ेगा। तो बड़े पैमाने पर एक विशेषता याद रखना। दूसरी, जबकि छोटे पैमाने पे क्या किया जाएगा, उद्योगों में होटल मिलने पर क्या वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे क्या होता है, छोटे पैमाने पर अगर आपने कोई
इस प्रकार का कोई मान लो, जैसे कई बार जो पुराने टायर है उनको मार्केट में बेच देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि कुछ छोटे पैमाने के छोटे छोटे दुकानदार आते हैं, उनके पास में क्या कह जाते हैं, जैसे पुरानी चीजें आ गई उन्हें, और छोटा सा दिया हुआ है उनके पास में। अभी क्या होता है, उनको ऑर्डर मिलता है तभी वो क्या करते हैं, चीजों को निर्माण करते हैं, नहीं तो वो साल भर उनकी दुकानें बंद ही पड़ी रहती है, या उनका साल भर काम नहीं चलता है, या उनको एक विशेष ऋतु के अंदर क्या मिलता है, कार्य मिलता है, तो वो ऑर्डर पे जो कार्य करते हैं तो उसके अंदर लागत क्या आती है साहब, एक तो ज्यादा आती है, ये ध्यान रखना, लागत क्या होती है उसमें ज्यादा आती है, और चीजें भी क्या आती है साहब उसमें महंगी आती है। तो बड़े पैमाने पर ये दोनों चीजें आप, बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाता है, जिसके अंदर उत्पादन स्तर क्या होता है उसका बड़ा वैल्यू। दूसरी बात इसमें क्या होती है, लागत स्तर जो होता है वो क्या होता है साहब, इसमें लागत स्तर कम होता है और सस्ता उत्पादन, इसके अंदर आपको चीजें बढ़ेगी। ठीक है, अपने क्या करते हैं कई बार चीजों को जैसे होलसेल रेट में मंगवाते हैं, होलसेल रेट में जैसे अपने 5 शर्टें मंगवाई तब तो अपने को महंगी पड़ेगी, अगर अपने 100 शर्टों को ऑर्डर कर दिया तो अपने को क्या मिलेगी, सस्ती मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वही चीज इसमें अपने को सामान्य रूप का अपने उदाहरण याद रखना है, छोटी छोटी बातों को याद रखना है, कैच करना है, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, ये तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, यांत्रिकरण और नवाचार की बात कर रहे हैं। यांत्रिकरण या मैकेनिज्म जिसको अपन कह सकते हैं, कि कोई भी चीज है जिस क्षेत्र के अंदर अपने मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे उसको क्या बोलेंगे, यांत्रिकरण का एक सामान्य सा पर्सन है। इसमें देखो मैं बिल्कुल बता दिया आसान लैंग्वेज में, जैसे अपने पहले घरों के अंदर से फट्टे निकालते थे, तो बेचारे सुथार होते थे, वो रगड़ रगड़ उसको क्या करते, फटियों को तैयार करते थे। आजकल देखो पेड़ ले आओ, तैयार किया हुआ पेड़, जो अपने पास पेड़ मिलता है, पेड़ को क्या अंदर लेके आएंगे, बड़ी सी पेटी को लाएंगे, मशीनों के अंदर काट कर उसकी क्या कर देते हैं, गट्टे 2 घंटे फट्टे तैयार कर दिया जाता है। पहले चाहे क्या करते थे, पूरा दिन रगड़ रगड़ कर फट्टों को तैयार करते थे, उसके बाद उसकी चिकनाई वगैरह देखते थे, साइज देखते थे, बहुत ज्यादा टाइम लगता था ना। वो चीज आज वर्तमान में घंटों में काम हो रहा है। या जैसे मान लो कोई ऐसी चीजें हैं जो आज घंटों में काम होता जा रहा है, या मशीनीकरण है। आज देखो फसलों के अंदर देखा जाए, मैं तो बीकानेर क्षेत्र में आया था, मैंने पहली बार मूंगफली वाली जो मशीन है छालने वाली, वो पहली बार देखी, तो मेरे को देखा इन चीजों के अंदर मशीनें आ गई, पेड़ वगैरह ये सारी चीजें क्या है, सब क्षेत्रों में क्या एडवांस टेक्नोलॉजी देती है आपको, कि उसके अंदर जो व्यक्ति 10 लोग जो कार्य कर रहे थे, आज वो एक मशीन के ऊपर एक बंदा या 2 बंदे इसके मिलकर वो क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मशीनों को चलाने वाला बंदा चाहिए, बस उसको निर्देशन देने वाला बंदा चाहिए, उसको आप निर्देशन देख से आपने बहुत सारी कंपनियों में जाओगी, तो वहाँ पे क्या होता है, बाइक को लगा दिया जाता है, बाइक को मशीनें साफ करें, मशीनें उसके नट खोल रहे हैं, वो पूरा सिस्टम होता है। मशीनों का पुर्जों को जोड़ने का काम भी मशीनें कर रही है, बस उनको क्या देना पड़ता है, डायरेक्शन देनी पड़ती है, केवल डायरेक्शन देनी पड़ती है, कमांड देनी पड़ती है, उसके बाद वो चीजें क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। अगर आपने उस चीज को रोकने का प्रयास किया तो वो रुक भी जाते हैं, सामान्य सी बात है। ठीक है, तो ये चीजें आगे लगा था, यंत्रीकरण द्वारा समझा है कि मशीनों का प्रयोग बड़े पैमाने पे किए जाते हैं अभी। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, बड़े बड़े कारों को बनाने के अंदर, बड़े बड़े कलपुर्जों को जोड़ने के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनों का क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, यह इस कार्य के अंदर क्या होता है, स्वचालित ऑटोमेटिक मशीनों से, जिसमें कंप्यूटर में भी आपको होता है कमांड देनी पड़ती है। इसे कमांड के बाद हमसे बंद लूप फीड सिस्टम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बंद लूप फीड सिस्टम, जिसे अपने क्या बोलते हैं समझ नहीं आता, सेंसर, क्या होता है सेंसर सिस्टम। अपने फोन है, कुछ भी चीजें, उसको क्या देते हैं, कमांड देते ही नहीं देते हैं, कमांड या सेंसर देते हैं फीड। जैसे अपने फोन का लॉक खोलना है, लॉक को अपने क्या करते हैं, अंगूठा लगाएंगे, हाथों तो खुल जाएगा। और उसके अलावा अगर अपने को कोई मशीन है, अपने पास में कोई ऐसी मशीन है जिसके अंदर से क्या कमांड देनी पड़ती है, जैसे मैं खंडीले फैक्ट्री का नाम बताता हूँ, वहां पे बोतल प्लांट बना हुआ, उस बोतल प्लांट में क्या होता है, मशीनों के अंदर क्या होता है, कमांड देनी पड़ती है कि इस तरीके से बोतल वगैरह, जैसे उसमें डाई लगी होती है, ठीक है, 200 ग्राम की, आधा किलो की, 1 किलो की, उसके बाद 5 किलो की केट वगैरह बनती है, तो उसमें डाई वगैरह लगे। मशीन सिस्टम आप करो, उसमें सिस्टम जो रॉ मटेरियल उसमें डलता है, उसके बाद वो कमांड देते हैं, इस तरीके का साइज चाहिए, इतना मोटा चाहिए, पूरा सिस्टम कमांड से होता है। या मेरा आपने मारुति कंपनी देखी होगी, या जो भी गाड़ी है, मारुति, टाटा में, इनमें बड़ी बड़ी कंपनी में क्या होता है, मशीनों को कमांड दी जाती है, ये पुर्जा इतना इस तरीके से जोड़ना, इस तरीके का स्पेस रखना, पूरा सिस्टम वहाँ पे मशीनों के माध्यम से होता है। तो ये चीज विशेष रूप से याद रखना। दूसरा, जिससे कंप्यूटराइज, इसको क्या होता है, सेंसर सिस्टम का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, और सहायता से क्या किया जाता है, चीजों को नियंत्रण किया जाता है। तो यांत्रिकरण को याद रखना। यांत्रिकरण सिंपल सी बात है, यंत्रों का प्रयोग करना या मशीनों का उपयोग बड़े पैमाने पे करना, क्या कहलाता है साहब, है यंत्रीकरण कहलाता है, मैकेनिज्म कहलाता है, इनोवेशन, मैकेनिज्म इनोवेशन इसको बोलते हैं। क्लियर? तो 2 पॉइंट अपने इस टॉपिक के क्या होते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं। देखो, अगर बात की जाए इसमें प्रौद्योगिकी नवाचार की, अगर बात की जाए प्रौद्योगिकी नवाचार, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नवाचार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनोवेशन। अपने अंग्रेजी की तो कमजोरी, थोड़ा थोड़ा शब्द दिया हुआ है, पढ़ लिया हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक युग में शोध एवं अनुसंधानों के कारण नवीन निर्माण क्षेत्रों में लगातार क्या हो रही है साहब, वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। आज नए नए क्षेत्रों में, जैसे
अपने सिंपल सी बात करें कृषि क्षेत्र में देख लीजिए, पहले कृषि क्षेत्र में क्या होता था, व्यक्ति बैल से क्या करते थे, हल जोतते, पूरा खेत जोतते थे नहीं जोतते थे। धीरे धीरे ट्रैक्टर आया, फिर प्लाऊ आया, तोते आए, आपने बहुत सारे कल्टीवेटर वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है। मैं तो खेतों में इतना ज्यादा नहीं बड़ा बड़ा, पर मेरे को थोड़े थोड़े नाम याद है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल्टीवेटर हो गया, तोते आ गया, प्लाऊ आ गया, मोर प्लाऊ आ गया, सारी चीजें क्या करते हैं वो प्रयोग में लेते हैं, जिसके माध्यम से पहले किसान एक दिन में पूरा खेत नहीं जोत पाता था। आज वो 2-5 घंटा के अंदर आपको पूरा खेती की कर दे, जोत दे। तो इन यंत्रीकरणों का क्या अनुसंधान, वैज्ञानिकों के अनुसंधान के माध्यम से क्या करा निर्माण में क्या हो रहा है, बहुत सारे। दूसरा निर्माण के अंदर क्या सिस्टम हो रहा है, जैसे मान लो पहले जो पुर्जे थे, उनको निर्माण के अंदर करके चीजों को जोड़कर क्या कर रहे हैं, आपने बहुत सारे ऐसी चीजों का निर्माण कर, ठीक है। देखो, वैज्ञानिक में शोध एवं अनुसंधानों के कारण विनिर्माण के क्षेत्र में लगातार नए परिवर्तन देखने को आपको मिल गए। फर्क उसके बाद है विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, इसका क्या क्षेत्र होता है, विनिर्माण की जो गुणवत्ता को नियंत्रित करना इसका प्रमुख कार्य होता है। क्लियर, कि आपको जिस तरीके से पूरा फीडबैक उसको दिया जाता है, पूरा एक सिस्टम दिया जाता है संभालने के लिए, भी आपको पूरी गुणवत्ता को निर्धारित करना है, नियंत्रित करना है, इसके अंदर कमान दी जाती है। अवशिष्टों को हटाने एवं अदक्षता को समाप्त करना इसके अंदर महत्वपूर्ण कार्य है। अवशिष्ट जो भी इसके पास में कच्चा जो माल वेस्टेज बच जाता है उसको भी हटाने का काम करता है, उसको भी अदक्ष जो चीजें उनको समाप्त करने का भी देता है। इसके अंदर पूरी सिस्टम व्यवस्था होती है, जिसके माध्यम से ये चीजों को क्या करते हैं, थोड़ा सा एडवांस से बनाती है। क्लियर, उसके बाद प्रदूषण के मुकाबले करने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग भी करना क्या है, आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो बहुत ज्यादा आवाज करती है, बहुत ज्यादा क्या करती थी, आवाज करती थी। धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी आने लग गई थी, उसके बाद में मशीनों का आवाज करना भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर आप फैक्ट्रियों के अंदर, आपने देखा होगा फैक्ट्रियों के अंदर एक पोस्टिंग होती है, जिसके अंदर सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, वो क्या करता है, फैक्ट्रियों के मानक निर्धारित करता है प्रदूषण के, कि इस फैक्ट्री से इतना, जैसे मान लो कोई चिमनी भट्टा चल रहा है, तो उस क्षेत्र से वो निर्धारित करता है कि इतना मात्रा में यहाँ से धुआं निकलना चाहिए, उसका मानक निर्धारित होता है। तो वो क्या करता है कि उन क्षेत्रों में जाके क्या करता है, सर्वेक्षण करता है या निरीक्षण करता हूँ क्षेत्रों का, कि इस क्षेत्र के अंदर से क्या कुछ प्रदूषण रेट ज्यादा है, क्या नहीं है। अगर कोई फैक्ट्री के अंदर से, मैंने मान लो फैक्ट्री लगा रखी है, मैंने कोई कोई खनन उद्योग या तांबा या फैक्ट्री मैंने लगा, बैटरी की फैक्ट्री लगा के, बैटरी फैक्ट्री के अंदर क्या था, रो जो वेस्टेज माल मेरे पास में आता है, तो उसको मैं जलाकर क्या करूंगा, उसमें से सिक्का निकालूंगा, सिक्का बोलते हैं उसके हमारे क्षेत्र में, तो कि उसका वेस्टेज माल निकालते हैं, उसके बाद उसकी सिल्लियां बनती है, सिल्लियां बनने के बाद में क्या करते हैं, अपने मार्केट में बेचते हैं उनको। अब जो उसको जलाया जाता है, उसके बाद में उसका धुआं जो जाता है ना, वो धुआं ज्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, अगर हो जाता है तो वहां पे रेड पड़ती है, उसके बाद में फैक्ट्री को सीज किया जाता है। परंतु आजकल सीज साज करने का सिस्टम तो नहीं है, पैसा वैसा दे के मामले को क्या कर दिया जाता है, रफा दफा कर दिया जाता है। तो उस सब चीजों को क्या नियंत्रित करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनों को क्या किया जाता है, निर्धारित बनाया जाता है, जिसके माध्यम से आपका जो व्यवसाय है उसके अंदर से मशीनों का नया परिवर्तित रूप आपको देखने को मिलता है। इससे पहले की गाड़ियां थी, वो गाड़ियां ज्यादा आवाज करती थी, आजकल देखो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ गई, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी सार का टप जाए तो आदमी पता कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है, थाई कौन सा करा का टप जाए तो ये बात है कि इन चीजों के माध्यम से नए नए परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये अपने इसके 3 टॉपिक तो अपने कर लिए, साथ के साथ में 2 और है, दोनों पॉइंट को हटा देता हूँ, ताकि आपको ये विशेष रूप से आपको टॉपिक मिलते हैं। अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे कौन सा, जो अपने इसको विभिन्न निर्माण की विशेषता पढ़ रहे थे, 3 विशेषता अपने पढ़ी चुके हैं। पहले यांत्रिकरण के बारे में पढ़ने, टेक्नोलॉजी के बारे में अपने बात कर चुके हैं, ठीक है। विशिष्टीकरण के बारे में अपने बात कर चुके हैं, 3 विशेषता बहुत अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। चौथी विशेषता के बारे में अपनी बात करें, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। देखो, मैं पहले संगठनात्मक ढांचे को समझ, जैसे मान लो कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का क्या होता है, एक व्यक्ति मेंबर, या फिर मैं इधर उड़ाता हूँ ताकि आपको देखो, कोई व्यक्ति है, इस तरीके से व्यक्ति है, ये इस ढांचे का अंतर सर्व प्रमुख अधिकारी होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है, इस तरीके से कार्य बांट देते हैं, ठीक है। इसमें इस तरीके से यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को क्या बना दिया है, प्रमुख बना दिया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। जो भी अपने क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करेंगे, उसके बाद में क्या किया जाता है, इन्हीं के माध्यम से आगे धीरे धीरे इनका क्या कर देते हैं, क्षेत्रों के अंदर क्या कर देंगे, इस तरीके से व्यक्तियों को और जो नीचे कंपनी के अंदर कार्य करते हैं। मतलब क्या था, इसमें स्त्रीकरण किया जाता है सिस्टम का, कि सबसे एक बड़ा उच्च अधिकारी होगा, उसके बाद नीचे कौन से स्त्रीकरण किया जाता है, और उसके बाद निम्न लास्ट के अंदर जैसे मजदूर वर्ग आ गया, उसके बाद ऊपर जो अधिकारी जीएम वगैरह जो इनकी पोस्ट वगैरह होती है फैक्ट्री में, अगर आपने कभी सुना हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो आता है फैक्ट्री का जो ओनर वगैरह, या जिसको एक विशिष्ट रूप से कार्य सौंपते, जिससे मेरे को मान लो किसी क्षेत्र विशेष में बहुत अच्छा कार्य है तो
जिस संस्था में कार्य करूँगा तो वो मेरे को क्या बोलेगा बंदा कि भाई ठीक है, तेरे को इस फील्ड में तो बहुत अच्छा है, कंप्यूटर लाइन में तो बहुत अच्छा है, तो तुम कंप्यूटर लाइन का था पूरा धंधा तेरे नियंत्रण में रख लेना। और ठीक है भाई। उसके बाद में किसी व्यक्ति को ऐसा है कि उस व्यक्ति को पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत अच्छा चलाना आता है, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, मैनेजमेंट का सिस्टम सौंप दिया जाएगा। तो इसमें विशिष्टीकरण किया जाता है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति की जो कार्यशैली को पहचानता है उसको क्या दिया जाता है, कार्य सौंप दिया जाता है। अगर मेरे को मान लो कंप्यूटर का नॉलेज ही नहीं है, मेरे को कंप्यूटर में जबरदस्ती घुस दिया, अब मैं कंप्यूटर चला पाऊंगा क्या? नहीं। उसमें क्या होता है कि कार्य क्षमता आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जिसमें फैक्ट्री लॉस में या कंपनी लॉस में भी जा सकते हैं। वो सारा कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में अपने पढ़ने जाना है। देखो इसमें क्या है, विस्तृतीकरण संरचनात्मक ढांचे की बात करते हैं, ठीक है। तो ये मैं ढांचा आपको बता दिया, कोई बड़ा कंपनी का ऊपर में मेंबर एक व्यक्ति को, उसके बाद में व्यक्ति के कार्यों को अलग अलग भागों में डिवाइस कर दिया, मतलब एक चीज शक्ति का विकेंद्रीकरण करती है। यहाँ पे क्या किया, एक व्यक्ति के हाथ में इसने क्या किया, नीचे शक्ति पहले मान लो किसी एक व्यक्ति के हाथ में, अब इसने गैलरी शक्ति को 3 हाथों में बांट दिया। धीरे-धीरे उनको बोले कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ जितना हो सकता है। आपकी विशिष्टता के आधार पर अपन चीज़ों को क्या कर दिया, उसको अपने कार्य सौंप दिए उनकी विशिष्टता के आधार पर। ठीक है, उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ों को और अच्छे से इसने मैनेज किया जा सके। जैसे इसकी विशेषता देखो क्या क्या है, देखो। एक जटिल मशीनी तकनीक प्रभावी, इसमें क्या होता है, एक जटिल तकनीकी मशीनी तकनीक है एक प्रकार से। इसमें क्या होता है, प्रभावी संगठन से इससे क्या किया जा सकता है, साफ सुधार किया जा सकता है। अगर आपके पास में क्या है, प्रभावी संगठन है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज को सुधार, सिस्टम में सुधार कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपके पास में क्या है, प्रभावी संगठन होना जरूरी है। इस बात को आप क्या कर लेना, होल्ड कर लेना, ताकि आप इसको मेन पॉइंट की पॉइंट को याद रखना। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी सिस्टम है उसके अंदर प्रभावी संगठन होना जरूरी है। अगर आपके पास में प्रभावी संगठन नहीं है, तो आप किसी क्षेत्र में कार्य कर ही नहीं पाओगे। अगर मान लो आपने कोई एजुकेशन सिस्टम चला रखा है, आपके पास में बढ़िया स्टाफ नहीं है, तो आप रोज की रोज उनके साथ लड़ाई झगड़े करो, या कोई आपकी कंपनी के मेंबर्स है उनके साथ में अगर आपकी तालमेल नहीं बैठ रहे, तो आप हमेशा आपको उनके साथ में क्या लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो ये चीज यहाँ पे बताना चाह रहा है कि प्रभावी संगठन का होना क्या होता है, जरूरी होता है, कोई भी कार्य हो जाए उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में इससे बड़े पैमाने के अंदर, मतलब आप ऐड कर लेना भाई, मैंने सीधा शॉर्ट में लिख दिया कि बड़े पैमाने के निर्माण में विशिष्टीकरण, मैंने आपको बताया था विशिष्टीकरण, उसके अंदर कार्य की क्षमता देखना भी, ये व्यक्ति उस कार्य के लायक है कि नहीं है। दूसरा, श्रम विभाजन के आधार पर, विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के आधार पर कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। जैसे मेरे को कंप्यूटर का नॉलेज, मेरे को कंप्यूटर दे तो मैं बोलूंगा हाय भगवान राम मिल गया तो ठीक है। अगर मेरे को कंप्यूटर आता ही नहीं है चलाना, मेरे को कंप्यूटर जबरदस्ती दे दिया कि भाई साहब तेरे को करना है पड़ेगा, ठीक है, तो मैं काम कर पाऊंगा क्या? नहीं। तो व्यक्ति की कार्य क्षमता के आधार पर उसको क्या दिया जाता है, साहब कार्य दिया जाता है। उसके बाद में इसमें क्या होता है, कम प्रयास, मतलब कि व्यक्ति को जिस चीज में दक्षता है वो व्यक्ति कम प्रयास में, अब मेरे जैसा तो कौन चलाना कंप्यूटर, तो मैं कहूँ भाई वो बहुत ज्यादा प्रयास करूंगा, फिर भी मैं कहने दूंगा आपको अच्छे से उत्पादन नहीं करके दे सका। तो व्यक्ति कम प्रयास के अंदर और कम अलग लागत के अंदर, क्योंकि एक्सपर्ट होते हैं उस मामले में, अधिक क्या कर सकते हैं, वो माल का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये तो सर ध्यान रखना, क्लियर। उसके बाद में इसमें अधिक पूंजी निवेश होता है। क्यों? बड़े पैमाने पर अगर आप काम करोगे, संगठनात्मक रूप से काम करोगे, तो वहां पे एक्सपर्ट की जरूरत है, और आपको पता है एक्सपर्ट क्या मांगते हैं, अच्छी सैलरी मांगते हैं अच्छे कार्य के लिए। तो इसमें अधिक निवेश होता है। उसके बाद में प्रभाव नियंत्रण आवश्यक होता है इसके अंदर। इसके अंदर नियंत्रण क्या होता है, साधन आवश्यक होता है। अगर आपने किसी व्यक्ति को कार्य सौंप दिया, मान लो उसको 1.5 लाख सैलरी दे रहे महीने की, अगर वो व्यक्ति प्रभावी नियंत्रण नहीं रखेगा, तो फैक्ट्री चल पाएगी या कोई रोजगार चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। तो इसमें प्रभावी नियंत्रण होना आवश्यक है, हो जाता है। तो कुछ इन पॉइंटों को बोल्ड कर ले, ताकि आपको जब पढ़ो तो आपको बहुत जल्दी याद है हो जाए। उसके बाद एक बड़े संगठन को प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निश्चित स्थान, वो बात क्या होता है, एक निश्चित स्थान चुनना होता है, बिल्कुल स्थान चुन लिया। यहाँ पर अपने क्या संसाधनों की भी व्यवस्था करनी पड़ती, बिल्कुल करनी पड़ती है। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री अपनी स्थापित की है, तो अपने एक फैक्ट्री के स्थान चुनेंगे ना। उसके बाद में हम लोग क्या चाहिए, साधन भी तो चाहिए ना, व्यक्तियों को लेके आना, छोड़ के आना। हमारे साइड में जैसे फैक्ट्री है, अनंता ड्रग्स नाम से फैक्ट्री, तो उन्होंने बस लगा रखे स्पेशली। तो वो क्या करते हैं, अपने जो कर्मचारी है उनको क्या करते हैं, घर से ड्रॉप करते, जैसे स्कूल गए ना, या उस टाइप के अंदर उन लोगों ने क्या किया, संसाधनों की क्या करके व्यवस्था करके। तो ये भी आप ध्यान रखना, जिससे कार्य व्यवस्थित रूप से, ताकि व्यक्ति किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होता है, उसको व्यवस्थित रूप से छोड़ा जाता है, लेके आ जाता है। और संसाधन, जहाँ पे भी संसाधनों की आवश्यक व्यवस्था होती है, जैसे कि कहीं आग लग गई है तो उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वाला उनके सिस्टम करना पड़ता है। आजकल सरकार की बहुत सारी मांगें दर्ज करती है किसी व्यक्ति को स्थापित करने की, तो पूरी व्यवस्था आपको चाहिए उसमें। ठीक है, संगठन है तो प्रशासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच में समन्वय स्थापित जरूरी है, भाई होना जरूरी है। उनके बीच में कोऑर्डिनेट नहीं होगा, जैसे मान लो मैं बड़ा अधिकारी हूँ, मैंने अपने छोटे वाले अधिकारी के साथ में तुम तड़ाकार, उसको मैं जब भी जी रहा है, मेरी की ना कि उल्टो सीधो बोलती हूँ, तो वो व्यक्ति मेरी तरफ लॉयल होगा कि नहीं होगा?
बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं उसके साथ में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से या ठीक-ठाक एक तानाशाही प्रवृत्ति नहीं अपनाना, एक बिल्कुल ही ऐसा नहीं क्लोज़ ले आओ उसके बाद में क्या होता है, अगर आप बड़े अधिकारी हो, आपको कार्य चाहिए किसी से, तो आपको उसके साथ में मिक्स बैलेंस बना के रखना पड़ता है। एक आप तानाशाही व्यवस्था के अंदर भी नहीं जा सकते और आप बिल्कुल उसके फ्रेंडली बिहेव भी नहीं आ सकते। एक मिक्स कोऑर्डिनेट बना के रखना पड़ता है, तभी आपका जो कार्य है वो सिद्ध हो सकता है। इसलिए समन्वय स्थापित होना क्या होता है, ज़रूरी होता है, तभी आपका कार्य क्या होता है, सिद्ध होगा। तो इसी फॉर्मेट में आपने बात कर ली थी संरचनात्मक और स्थिरीकरण की, तो आपने बात कर ली, तो ये पूरी विशेषता आप विशेष रूप से अच्छे से याद कर लेना और इसको अच्छे से लिख लेना। बहुत अच्छे से पॉइंट है इसके अंदर, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसी के साथ में अपने पांचों पॉइंट इसके सामने अपने बात कर रहे थे अनियमित भौगोलिक वितरण के पास, ठीक है। इसके अंदर अगर देखा जाए बड़े पैमाने पर जो उद्योग होते हैं, बड़े पैमाने पर जो उद्योग होते हैं उस पर उस स्थान पर लगाई गई लागत कम आती है और उनमें ना, जैसे अपनी बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया बीकानेर क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर देखा जाए मूंगफली उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में, तो मूंगफली के उत्पादक के अंदर वहां पे स्थापित किए जा सकते हैं। अगर उस वो उत्पादक यदि किसी दूसरे स्थान पे लगाएंगे, वहां पे क्या आएगी, लागत ज्यादा आएगी और लाभ भी क्या होगा, वहां पे कम होगा, क्योंकि अधिकतर अपना खर्चा वहां पे चला जाएगा, परिवहन पे चला जाएगा और मजदूरी वगैरह में चला जाएगा। फिर इस प्रकार के उद्योगों की अगर बात की जाए तो स्थल के देखा जाए 10% भाग से भी कम इसका विस्तार है। इन उद्योगों में अगर देखा जाए बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध हो गए अगर इस प्रकार के उद्योग स्थापित होते हैं। बड़े स्तर पर उत्पादन से उस देश में आर्थिक विकास होता है और राजनीतिक शक्ति का क्या बन जाता है, केंद्र बन जाता है। जिससे अगर बात की जाए यूएसए की, चीन की, जापान की, दक्षिण कोरिया के बारे में अपनी बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा विश्व में विनिर्माण स्थल की अगर बात की जाए तो कृषि की अपेक्षा, विश्व में अगर बात की जाए विनिर्माण स्थल की अपेक्षा, अगर कृषि की अपेक्षा बहुत है छोटे क्षेत्रों में सेकेंड, जैसे अपने कृषि वाला क्षेत्र है, जैसे अपनी बात की जाए ये 2.5-3 किलोमीटर का क्षेत्र है, उसके अंदर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ से। अगर अपनी इन क्षेत्रों में अगर देखा जाए अपने यहाँ पे क्या स्थापित करते हैं, विनिर्माण उद्योग स्थापित करते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे बड़े क्षेत्रों में क्या देगा, रोजगार तो देगा, पर तो आप यहाँ से क्या नहीं कर सकते, उत्पादन नहीं कर सकते, उत्पादन को में नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये चीजें है इसके अंदर। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था एडमिट भौगोलिक वितरण को लेकर। तो ये आज का अपना कंटेंट क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसी के साथ में ये पढ़ाई स्टार्टिंग टॉपिक पूरा, अब अपने इसी के साथ में दूसरे वीडियो इसकी अपलोड है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, प्रणाम, क्षमा करें, और सब कैसे हो? उम्मीद करना सब अच्छे। अपने पढ़ रहे थे मानव भूगोल के अंदर द्वितीय क्रिया, प्रथम क्रिया की वीडियो मैंने अपलोड डाल चुका हूँ। द्वितीय क्रिया पढ़ रहे हैं, द्वितीय क्रिया के अंदर अपने बात करेंगे, जो उसकी एक वीडियो पहले अपलोड ही कर चुका हूँ, और दूसरी साथ साथ के अंदर अपने क्या करेंगे, जो उद्योगों को प्रभाव, पहले अपने बड़े पैमाने के वो सारे उद्योग अपने पढ़ने थे, उद्योगों का स्त्रीकरण वगैरह क्या था क्या नहीं था, वो सारी चीजें अपने देख चुके हैं। अभी अपने बात करेंगे इसके साथ वाला जो टॉपिक है, उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो कारक है ना, ये सामान्य सा प्रश्न आता है। कई बार तो सामान्य से ये पूछ लीजिए कि प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। देखो, कोई भी उद्योग आप लगाते हो, सामान्य पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, क्या है कि कोई भी उद्योग आप स्थापित करते हो तो आपको मार्केट की आवश्यकता, श्रमिकों की आवश्यकता, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता, विद्युत की आवश्यकता, उसके साथ साथ में परिवहन संचार की आवश्यकता, और जो भी इसके लिए कच्चा माल है, उन सारी चीजों में क्या हो गया, आपको आवश्यकता चाहिए। तो उसी प्रकार से अपने इस उद्योग को स्थापित करने के लिए जो प्रमुख कारक तत्व है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें एक-एक टॉपिक को उठाएँगे, इसमें अच्छे-अच्छे उसके अंदर नोट्स के फॉर्म में इसको लिखते रहेंगे, और इसी के साथ में अपने टॉपिक को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक के अंत तक आप बने रहें, क्योंकि आपको इससे ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि ऑप्शनल ज्योग्राफी के लिए नहीं, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो इसी कड़ी में अपनी बात करेंगे, जैसे अगर देखा जाए उद्योगों की स्थिति को लेकर। देखो, सबसे पहले अपने उद्योग है, कोई भी उद्योग स्थापित करते हैं, ठीक है? इस उद्योग के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले, जैसे अगर देखा जाए कच्चा माल, अपन इस तरीके से मैंने बनाया है, फॉर्मेट बनाया है। कच्चा जो स्थापित कर देंगे, बाजार की जरूरत होगी, इसके साथ में बाजार हो गया, ठीक है। उसके साथ में सेकेंडरी पूंजी आएगी, जल आपूर्ति होगी, जल की भी पूंजी आएगी अपने को। उसके अलावा शक्ति, उसके अलावा प्रौद्योगिकी, उसके अलावा परिवहन संचार, समूह अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये सारी चीजें हमें क्या है, तब ये अपने को सभी चीजों को उद्योग के लिए क्या जरूरी चीज है। अगर ये चीजें नहीं होगी, अगर अपने कोई दुकान कर रहे हैं तो भी अपने क्या करते हैं, पहले जगह तो देखते हैं ना, लोग तो देखते हैं वहां पे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्षेत्र वहां के बाजार निकट है कि नहीं है, या अपने पास में वहां से कोई अगर कोई दूसरे स्थान से कोई सामान पहुंचाना है या मंगवाना है, तो अपने पास में कोई गाड़ी या साधन का कोई जुगाड़ है कि नहीं। वो सारी चीजें हैं। पानी की दिक्कत है, वहां पे कई बार पानी नहीं होता है, तो फिर क्या होता है,
बाहर से मंगवाना पड़ता है, टेम्पर मंगवाना पड़ता है, तो उस चीज़ को भी देखना पड़ता है। शक्ति, विद्युत के बारे में देखो, विद्युत नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, पास हम बाज़ार में देखते हैं कि हाँ, अपने यहाँ से मार्केट से सामान मंगवा सकते हैं या उनको भेज सकते हैं। प्रौद्योगिकी अपने पास टेक्नोलॉजी भी कुछ चाहिए होगी इसके अंदर। ठीक है, ये कच्चा माल, काउंटर सारी चीज़ें अपने इसके अंतर्गत पड़ चुकी हैं। तो ये अपने क्या करेंगे, इस पे बात कर लेंगे। ठीक है, ये अपना स्टार्टिंग में बेस रहेगा। बेस कवरेज को आप अच्छे से याद रखना। अब अपने एक टॉपिक उठाते हैं। सबसे पहले अपन जो माल इसमें लेंगे, कच्चे माल को लेगा। ठीक है, कच्चा माल उद्योग में तो पेंट शटर सस्ता और सुरक्षित से क्या होना चाहिए, परिवहन योग्य होना चाहिए। कोई भी किसी मान लो कच्चा माल आपको जरूरी, अगर ये कच्चा माल नहीं मिलेगा तो आप कैसे फैक्ट्री चला पाओगे। जैसे मान लो आपने सूती कपड़े की मिल लगे, सूती कपड़े के लिए आवश्यक चीज क्या है, कपास है। जैसे कपास है, ठीक है, कपास क्षेत्र इसके पास में आपने मिल लगे, मिल या फैक्ट्री लगे। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से जो कपास क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से कपास इकट्ठा किया, फैक्ट्री में डाल दिए, पास में 50-60 किलोमीटर के आसपास में डाल दिए। अगर आपने कोई दूसरे क्षेत्र पे अपनी क्या करती, फैक्ट्री लगा दी, तो मानते क्या होगा, परिवहन का खर्चा बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। अपने व्यक्ति यहाँ से एक तो कपास खरीदेगा, फिर परिवहन दूसरे स्थान पर 150-200 किलोमीटर लेके जाएगा, तो वहां पे परिवहन का खर्चा देखो कितना बढ़ रहा है। तो अधिकतर क्या करेंगे, अपने उन क्षेत्रों के पास में क्या करेंगे, इन उद्योगों को स्थापित करने का प्रयास करेंगे जहाँ पे रॉ मटेरियल अच्छी मात्रा में मिल सके। ठीक है, पहला सरलता से परिवहन योग्य हो। ठीक है, यहाँ से आसानी हो ले जाने की। ठीक है, दूसरा, भारी वजन वाले कच्चा माल जिसका वजन उत्पादन क्रिया में कम हो, उत्पादन क्रिया में क्या सामने कम हो, पर आधारित जितने भी आधारित उद्योग है, माल उद्योग कच्चा माल के प्राप्ति सरल होना चाहिए, जैसे दिक्कत होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया ना, जो भी उत्पादित हो, जैसे मान लो कपास से ले लिया, या आपने कोई स्टील उद्योग स्थापित किया, या लोहा स्टील उद्योग स्थापित किया, या कोई आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाने के लिए स्थापित किया। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल किसने दिए, इस्पात उद्योग, स्टील उद्योग, आस पास में लोहा इस्पात होना चाहिए। तब जो भी क्षेत्र अपने पास में खनन कर रहे हैं, वो चीज अपने पास में होगी ना, तभी चीजें। जैसे कोई कपास का उदाहरण हो सकता है, यहाँ पे कोई लोहा का ले लेंगे, लोहा पास में होगा तभी अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे। अगर 100-150-500 किलोमीटर दूर से मंगाए तो अपना खर्चा कितना लग जाएगा, परिवहन सिस्टम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में लग जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, इससे दिक्कत होना चाहिए। चीनी चीनी जहाँ पे गन्ने की खेती अच्छी मात्रा में, जैसे आप वर्तमान देखा जाए महाराष्ट्र के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, गुजरात वाला एरिया, यहाँ पे खूब मात्रा में चीनी मिलने लगी। क्यों, कौन क्षेत्रों में आज लोग वर्तमान में क्या कर रहे हैं, चीनी की गन्ना बो रहे हैं। हमने राजस्थान में बैठे, राजस्थान में अपन जैसलमेर के अंदर जाकर गन्ना की फैक्ट्री स्थापित कर दें तो लिया तो वो खर्च बहुत ज्यादा आते होगा। ठीक है, उसके अलावा सीमेंट उद्योग, जहाँ तक इन क्षेत्रों में ये पूरा जिप्सम वगैरह पूरा सिस्टम अपने आसपास में मिल जाए, तो इन क्षेत्रों में पहाड़ी वगैरह क्षेत्र में तो पत्थर वगैरह देते चाहिए, चूना पत्थर वगैरह, उन सब चीजों की व्यवस्था करो। अब अपने बीकानेर में कर दें तो बीकानेर पहाड़ी बने, पहाड़ी पर तो बैठो वहाँ सीमेंट बना लेंगे। ठीक है, आपकी सीमेंट बना लेंगे, वही बात है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अगर देखा जाए, वो कच्चे सामग्री, जो कच्ची सामग्री अगर नष्ट हो जाने वाली है, कोई भी कच्ची सामग्री जो नष्ट होने वाली होती है, उस पर आधारित है उद्योग भी क्या होता है, उससे प्राप्ति स्थल भी क्या होना चाहिए, निकट होना चाहिए। तो मान लो कोई भी कच्ची आधारित, जैसे कोई सामग्री, जैसे मान लो डेयरी, डेयरी से क्या होता है, दूध है। अगर उसको अपने 500-700 किलोमीटर दूर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रास्ते में खराब हो जाएगा। तो क्या होता है, हमेशा डेयरी भी क्या होगी, नजदीक सिस्टम। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में दूध बेच रहे हैं, तो दूध में मान लो कि 2 या 2.5 घंटे दूसरे क्षेत्र में जाए, 100-150 किलोमीटर वाला, वो तो कोई दिक्कत, 100 किलोमीटर वाले बहुत ज्यादा दूर पड़ जाता है वैसे तो। और ठीक है, 50-60 किलोमीटर वाला सिस्टम चल रहा है, तो निकट होना चाहिए। जैसे कृषि प्रसंस्करण के कुछ उत्पाद हो गए जो जल्दी खराब हो जाए, तो इस प्रकार का देखो, डेयरी दो, इन सब चीजों को निकटता चाहिए। ठीक है, पास में 100-150 किलोमीटर की तो कोई बात नहीं है, पर अगर ज्यादा दूरी पर हो तो वो चीज क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी प्रोडक्ट। तो इस कच्चे माल के बारे में इतनी बातें आप क्या करना। पहली बात तो क्या हो, अपेक्षा सरलता हो, सरलता हो, सस्ता होता है, परिवहन योग्य नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे क्या होना चाहिए, माल हमेशा जो भी कोई आप उद्योग स्थापित करो, उसके पास में क्या होना चाहिए, जो प्राप्ति स्थल है वो निकट होना चाहिए। ठीक है, जैसे अपने कपास है, कपास की मिली, हमें सूती वस्त्र वगैरह की यहाँ पे निकट होना चाहिए। उसके अलावा इसने क्या बात बोली कि कोई भी जैसे कच्चा माल है जो जल्दी नष्ट होता है, उसके पास वाला जो स्तन होता है, जिसके अंदर आपने वहां पे भेज दें, जैसे मार्केट में भेज दें, तो वो स्तन भी क्या होना चाहिए, अपने निकट होना चाहिए, जिससे वो जल्दी से चीज खराब नहीं हो। कृषि प्रसंस्करण के कुछ सामान के बारे में बात कर ली, डेयरी उद्योग के बारे में अपने बातें कर ली। तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना। पहला पॉइंट अपना क्लियर होगा, कौन सा, कच्चा माल। दूसरे क्या करवा, दूसरा पॉइंट अपना आता है, कौन सा, दूसरा पॉइंट अपना है समान कृषि। समूह कृषि या समान अर्थव्यवस्था विवरण, ये इस तरीके का है। ठीक है, मात्रा उद्योगों के माध्यम संबंध स्थापित करने वाला तो है। इसके बारे में देखो, एग्लोमरेशन नाम से इकोनॉमी के बारे में अपनी बात करेंगे। देखो ये है क्या, देखो सिस्टम में आपको बताऊं, मैं एक बार इधर थोड़ा समझा दूं आपको। देखो
कोई भी पहले इसके बारे में पहले आपको कोई भी उद्योग स्थापित करेंगे तो अपने क्या देखेंगे, इस परिभाषा इसकी बताता हूँ आपको सबसे पहले। कोई भी अपने उद्योग स्थापित करेंगे तो यहाँ पे क्या करें, कोई बड़े उद्योग है ना उसके पास में अपने छोटा सा उद्योग स्थापित कर लें। जैसे मान लो कोई चमड़ा उद्योग है, चमड़ा उद्योग के पास में अपने जैसे जूतों की फैक्ट्री है, जूतों की फैक्ट्री बनानी है तो अपने क्या करेंगे, चमड़ा उद्योग के पास में जूतों की फैक्ट्री स्थापित कर देंगे। जिससे क्या होगा, चमड़ा उद्योग से अपने जल्दी क्या मिल जाएगा, माल मिल जाएगा। मिलने के बाद में अपने क्या करेंगे, ये ऐसे इसी माल के माध्यम से अपने क्या कर लेंगे, जूते बना लेंगे और उसे मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, मतलब बड़े उद्योगों के पास में छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करना, उन्हीं उद्योगों का जो माल है उस माल को अपने क्या कर लेंगे, जूतों के रूप में परिवर्तित कर लेंगे या कोट वगैरह बना देंगे। जो भी आजकल आपको पता है चमड़े से बहुत सारी चीजों का उत्पादन होता है। तो अपने क्या इसका पहले आपको थोड़ा समझा दूं। जैसे कोई ये बड़ा क्षेत्र है, जैसे ये कोई क्षेत्र है, इसमें कोई बड़ी फैक्ट्रियां लगी, जैसे मान लो चमड़ा की है, चमड़ा उद्योग है, इधर कौन सी कोई सूती वस्त्र की उद्योग, सूती वस्त्र की आ गई, इधर मान लो कोई लोहे वाला आ गया। ठीक है, लोहे तैयार होता है। अब अपने क्या करें, यहाँ पे क्या करेंगे, जूता फैक्ट्री स्थापित कर। ठीक है, जूता फैक्ट्री स्थापित कर देंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए अगर इस क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ पे कपड़ा का उद्योग स्थापित कर देंगे। कोई भी मान लो कपड़े वगैरह बनाने की, स्वेटर वगैरह बना देंगे। यहाँ पे अपने क्या करेंगे, सरिया बनाने की फैक्ट्री स्थापित कर देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा मैंने आपको बताया कि कोई बड़ा उद्योग के पास में अपने छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर देना और उन्हीं बड़े उद्योगों का जो मटेरियल है उससे अपने क्या करना, एक नया प्रोडक्ट तैयार कर देना। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि नए तो इनको लंबी दूरी में जाना पड़ेगा, नए कुछ और इन उद्योगों की वजह से ये जो काम है चलता रहेगा। इस प्रकार के व्यवस्था को क्या बोलते हैं, समूह अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, प्रश्न आता है 2 नंबर का ज्योग्राफी का। क्लियर, इसको याद कर लेना। तो इसमें देखो प्रधान उद्योगों की समृद्धता, देखो प्रधान उद्योग कौन सा, चमड़ा, इसके पास में जूता उद्योग स्थापित कर दिया या कपड़ा उद्योग स्थापित कर दिया, तो इनसे अपने को रॉ मटेरियल मिल रहा। अन्य अनेक उद्योगों को क्या होता है, लाभ होता है। इसी को क्या बोलते हैं, समूह अर्थव्यवस्था कहते हैं साहब। ठीक है, दूसरा, विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। बचत, बिल्कुल, इनसे क्या होता है, बचत भी तो होती है। देखो परिवहन के अंदर बचत हो रही है, सबसे बड़ी बात तो परिवहन के अंदर खर्चा, क्योंकि दूसरे स्टेट से जाएंगे, सामान मंगवाएंगे, खर्चा लगेगा, फलाना लगेगा। तो इस चीज को बचने का काम कौन करता है, ये समूह अर्थव्यवस्था करती है। दूसरा, तो ये अपना समूह अर्थव्यवस्था को याद रखना, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है, फिर तो काम किए। ठीक है, डेटा है पर मेरा, वो आपने सुना होगा डेटा है पर मेरा, तो ये वही है जैसे भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में अगर देखा जाए शक्ति की संसाधन, शक्ति का संसाधन, मान लो कि आप कोई मशीन ले या से रुकवाने तो ज्यादा कोई भी वास्ते बिजली तो बिजली चाहिए ना। चाहे किसी भी प्रकार से आप बिजली बनाओ, चाहे सौर ऊर्जा से बनाओ, पवन ऊर्जा से बनाओ, या कोयले से बनाओ, पेट्रोलियम से बनाओ, परमाणु से बनाओ, हमें तो कोई मतलब, हमें तो बिजली चाहिए साहब। बिजली के लिए क्या चाहिए अपने को, कुछ न कुछ संसाधन चाहिए। जैसे वे उद्योग जिन्हें अधिक शक्ति की, मतलब कि शक्ति का मतलब यहाँ पे विद्युत दयाना, शक्तिवान एक है, चार माँ शक्ति देवो बना है ना, अपने शारदा माँ शक्ति देवो, उस तरह की शक्ति नहीं, अपने को चाहिए विद्युत वाली। वो तो शक्ति अपने को माता देती है। ठीक है, तभी तो आपके सामने रूप हो जाते हैं, आप भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पर यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, शक्ति देने वाली बात कर रहे हैं। शक्ति का मतलब विद्युत की। ठीक है, हाँ, विद्युत में यदि हाथ ना लगे चेक ऐसा होगा कि याद रखो गणेश मस्त निरूपण मानते होते शक्ति दे तो मेरे शक्ति का हाथ लगा दियो, चिपका मत जो, ठीक हो, ध्यान रखियो। देखो ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाकर क्या किया जाता है, यहाँ पे इनको ज्यादा से ज्यादा बिजली प्राप्त की जाती है। जैसे अगर देखा जाए एल्यूमिनियम उद्योग को ज्यादा शक्ति की आवश्यकता, बिजली की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए हमेशा ये देखा एल्यूमिनियम जो उद्योग है वो जो विद्युत केंद्र है उनके पास में ये लगे। ठीक है, तो पहला करो। दूसरा, प्राचीन काल में शक्ति का प्रमुख कारण केंद्र क्या था, कोयला था। प्राचीन काल में क्या होता था, शक्ति किससे प्राप्त होती थी, कोयले से होती थी। और अभी वर्तमान के अंदर देखो नए नए प्रकार की शक्ति के, परमाणु ऊर्जा आ गया, सौर ऊर्जा आ गया, पवन ऊर्जा आ गया, ये चीजें लिख रही वर्तमान में। जल ऊर्जा, जल विद्युत हो गया, सौर विद्युत हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। ठीक है, उसके लिए परमाणु हो गया, रिएक्टर हो गया। इन सब चीजों से अपने को वर्तमान में बहुत सारी बिजली प्राप्त होती है। तो उन केंद्रों के पास में क्या होती है, स्थापित किए जाते हैं। तो ये अपना छोटा सा एक टॉपिक था जिसके माध्यम से अपने चीजों को स्टार्टिंग किया। तो इसका अपने नेक्स्ट अभी कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, वीडियो को अभी छोटी सी बनी है, इसके साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं। हमने पढ़ रहे थे कौन सा, अपने पढ़ रहे थे उद्योगों की अवस्थिति प्रोवाइड करने वाले जो प्रमुख कारक है, उसके अंदर अपने 2-3 कारक को तो पढ़ चुके हैं। जैसे श्रम शक्ति के बारे में पढ़ चुके हैं, विद्युत के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा बाजार व्यवस्था के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। और श्रम का जो व्यवस्था है उसके बारे में, समूह अर्थव्यवस्था के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो इसी में अपने बात करना है। जैसे इसके अंदर अगर बात की है क्या, देखो बाजार, देखो कोई भी आप उद्योग स्थापित करो, उसके लिए आपको मैंने बताया कि बाजार की जरूरत तो है। अगर बाजार नहीं होगा तो आपका माल बेचोगे कहाँ, ऐसे ट्रेनिंग उत्पादन करके बने रखेंगे, बने रखेंगे, फिर तो आपका चल गया बिजनेस।
आपको क्या चाहिए कि आपको इस क्षेत्र में क्या चाहिए, जिन क्षेत्रों में आप उद्योग स्थापित करोगे, सबसे पहले क्या देखोगे? मार्केट देखोगे कि आपके उत्पादन को कोई खरीदने वाला है कि नहीं है, उसको आप मार्केट में बेच पाओगे कि नहीं पाओगे। बस उसी के लिए सारी बात खेल रहे हैं। उसके लिए दूसरा पॉइंट कौन सा? श्रमिकों के, तो श्रमिकों के बारे में जरूरत है भी। आप उद्योग स्थापित करोगे, उसके अंदर मजदूरों की जो जरूरत पड़ेगी ना साहब, मशीनें कौन चलाएगा? ऐसा तो है नहीं कि मशीनें लगा दे वो अपने आप चलती रहेगी। कुछ ना कुछ तो उसके अंदर मजदूरों की आवश्यकता रहेगी। अगर वो कुछ खराब हो जाएगी तो भी उसके अंदर कुछ पार्ट चेंज करने हैं, कुछ ना कुछ उसमें कार्य होना के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो उसी टॉपिक का ये तीसरा तीसरा और पांचवा पॉइंट है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले बाजार देखो। आशय क्या होता है बाजार का कि किसी भी बाजार से तुम्हें अगर उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र में माल या कोई भी बाजार क्षेत्र या कोई भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग हो, कोई भी बाजार मान लो, बाजार क्षेत्र मान लो, तैयार वस्तुओं की मांग और वहां के निवासियों को खरीदने की क्षमता, क्षमता कौन सी? क्रय शक्ति पे क्या कहते हैं? बाजार। देखो वहां पे बाजार में क्या होता है? चीजों की मांग, डिमांड होती है, उसके बाद में वहां के निवासियों की जो खरीदने की क्षमता है, उसमें आपको पता है हर क्षेत्र में बाजार में क्या होती है कि डिमांड है होती है। तो बाजार के अंदर देखा जाए तो तैयार वस्तुओं की मांग और वहां के निवासियों ने खरीदने की क्षमता को निर्धारित करता है बाजार को तैयार रखना भी। तो बाजार के अंदर कोई भी चीज होगी उसकी डिमांड होगी, और डिमांड होगी तो वहां पे क्या होगी साहब? है आपूर्ति होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और वो आपूर्ति कैसे होगी? और दूसरा मान कौन करेंगे? वहां के व्यक्तियों की जो क्रय शक्ति होगी ना, वो उनको सारी चीज बाजार क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। दूसरा प्रमुख कारक क्या है? बाजार बिल्कुल है कि बाजार है ये उद्योग को स्थापित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने का रोल अदा करती है। तो कारक है, इसका प्रमुख कारक कौन सा होता है? बाजार है। क्योंकि यहाँ इस पे क्या आते हैं? इनके तैयार उत्पाद आते आते हैं बाजारों के अंदर। तो बाजार एक प्रकार से प्रमुख भूमिका या आधार को निभाता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद दूरस्थ क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या क्या है? जनसंख्या दिवस बहुत जनसंख्या कम, जनसंख्या दूरस्थ क्षेत्र तो दूर दूर के बहुत सारे प्रदेश ऐसे है जहां पर क्या जनसंख्या बहुत कम मात्रा में है। दूसरा वहां पे क्या मिलेगा? छोटे बाजार देखने को मिलेंगे। वहां पे क्या होते हैं? छोटे बाजार होते हैं। ठीक है वो तुम्हें लगा ताकि ठीक है आपको थोड़ी सी बात ध्यान रखना, वहां पे क्या छोटे बाजार, और वहां पे क्या होते हैं? जनसंख्या क्या होती है? बहुत कम है, आपको देखने को मिलेगी जो दूरस्थ प्रदेश होता है। देखो इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तरी यूरोप की, अगर बात की जाए यूरोपियन देश, उसके अलावा उत्तरी अमेरिका का नाम आपने सुना है। ठीक है, उसके अलावा जापान का नाम सुना है, और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में बड़े वैश्विक बाजार है। बिल्कुल बात सही है, इन क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े क्या है? क्षेत्र है बाजारों के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? क्योंकि इन क्षेत्रों में लोगों की क्रय क्षमता क्या बहुत है? अब देखिए एरो का निशान लगा रखा है, तो एरो का मतलब मैंने वन बेस्ट तरीके से निशान लगा, इसका मतलब क्या है कि इनकी क्रय क्षमता क्या है? बहुत अधिक है। यहाँ घटना भी कौन कौन से प्रदेश? उत्तरी यूरोप का, उत्तरी अमेरिका का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है? इनका वैश्विक बाजार है यहाँ पे। और वैश्विक बाजार होने के बाद इन क्षेत्रों की लोगों की क्रय क्षमता क्या वो क्या है साहब? अधिक है। सैलरी वगैरह भी यहाँ पे अधिक है। अधिक होगा तो पैसा, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पास में लाख रुपए की इनकम है बढ़िया, तो वो ऐसे करने की लाख के लाख बचा लेगा नहीं, उसकी क्रय शक्ति भी क्या हो जाएगी साहब? बढ़ जाएगी। कपड़ों में, खाने में, पीने में, सब चीजों में उसकी क्षमता क्या होगी साहब? बढ़ जाएगी। ये होती है क्रय शक्ति। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे अगर आप मैप का नॉलेज है तो आपको ये चीजें बहुत आसान से आ जाएगी। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के जने वसे प्रदेशों में ज्यादा जनसंख्या वाले, या इसके अंदर क्या कह रहे? ज्यादा ज्यादा जनसंख्या वाले प्रदेश में बड़े बाजार क्या होते हैं साहब? उपलब्ध होते हैं। पर दक्षिण पूर्व एशिया वाला जो प्रदेश है उन क्षेत्रों में बड़े बाजार में क्या होते हैं साहब? उपलब्ध होते हैं। इसी तरीके इन क्षेत्रों में क्या होता है? वायुयान का निर्माण, वायुयान का क्या होता है साहब? इसमें निर्माण, शस्त्र निर्माण होता है। शस्त्रों का क्या होता है साहब? निर्माण होता है। और ये तो आपको पता है वायुयान शस्त्रों का निर्माण, जैसे मिसाइलों का निर्माण होना, बड़े बड़े एंटी टैंक मशीनों का निर्माण होना, मशीन गन का निर्माण होना, वायुयान जैसे रफाल भारत ने फ्रांस से खरीदा, तो ये पूरे क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर इन चीजों का बना रहे हो तो पूरे विश्व के अंदर आपकी दाग जमी रहती है। तो बहुत सारे ऐसे देश है जो इन क्षेत्रों में बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं निर्माण प्रक्रिया के अंदर। तो ये अपना क्या? बाजार। बाजार आप कोई चीज प्रोडक्ट बनाओ वो बाजार में जाएगी, क्योंकि सामान्य सी बात है, आप कुछ ना कुछ बनाओ वो चीज जाएगी बाजार। तो उसके लिए क्या आपने प्रोडक्शन किया, वो प्रोडक्शन करने के बाद में कहाँ पे सिस्टम जाएगा? आपका माल कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपका बाजार में। और बाजार में वो रिजेक्ट होगा या सिलेक्ट होगा वो अलग बात है, तो आप बनाओगे तभी वो चीजें जाएगी। तो उसी बात को कहते हैं वायु निर्माण और शस्त्र शस्त्र निर्माण की अगर बात की जाए तो ये ग्लोबल मार्केटिंग में आज भी अपना हिस्सा बना के बैठा है। तो ये बाजार से स्थान किया है। दूसरा श्रम व्यवस्था, श्रम का मजदूर, सीधी सी बात मजदूरियां है। मजदूर
ठीक है, मजदूरियों की बात करें, जैसे कोई भी कंपनी या फैक्ट्री है, कोई भी देखो किसी भी चीज़ में वहाँ पे मजदूरियों की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की आवश्यकता साबित होती है। कोई फैक्ट्री चलाओगे तो उसके अंदर ऐसे घनी सारी मशीनों से तैयार हो जाएगा सिस्टम, नहीं, वहाँ पे मजदूरियों की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भी उद्योग में श्रमिकों का होना क्या एक अनिवार्य भाग है साहब, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? भी आप अगर कोई फैक्ट्री स्थापित करो, वहाँ पे मजदूर होना तो क्या है, ज़रूरी है। कहीं में 100 होते हैं, कहीं 50 होते हैं, कहीं 150, 300, 500 सैकड़ों टन उसके अंदर उसी प्रकार होना है। उसके बाद में अगर बात की जाए उद्योगों में उत्पादन स्तर, उद्योगों में क्या साहब है, उत्पादन स्तर। उद्योगों में क्या आएगा, उत्पादन स्तर, श्रम और मशीनों के अनुसार श्रमिकों की संख्या में पर्याप्त भिन्नता साहब है होती है। उद्योगों में उत्पादन के स्तर, कोई उद्योग तो 500 टन माल बना रहे हैं, कोई तो 1.5 क्विंटल ही बना रहा है, कोई 17 क्विंटल बना रहा है, कोई 28 क्विंटल बना रहा है, कोई 33 क्विंटल बना रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, उनकी उत्पादन को लेकर भी क्या होता है, मजदूरों की संख्या निर्धारित की जाती है, श्रमिकों की निर्धारित की जाती है। फिर मशीन 2 है क्या 5 है क्या 10 है क्या 25 है क्या 250 है, उस आधार पे भी क्या किया जाता है, मजदूरों की संख्या को निर्धारित किया जाता है। यहाँ बोले भी आप मशीन ले 3 और बंदा रखते हैं 150 200, तो फिर खाऊंगा तीन मशीनों के हिसाब से बंदों को रखा जाता है कि मशीन को 2 बंदे संभालने हैं, 3 बंदे संभालने हैं, उस प्रोडक्शन को रख लेंगे या नहीं रखते, तो उसी के आधार पे क्या होता है, अपनी चीजों को देखा जाता है। सेकंड थर्ड टॉप, जिन उद्योगों में पर्याप्त मुख्यतः इनके अंदर जिन उद्योगों में उत्पादन मुख्यतः श्रमिकों की कुशलता पर आधारित है वहां अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। जैसे मान लो आपने देखा होगा सरसों की जो घनी तेल बनती है, तो उस समय क्या होता है, मशीनें तो घूमती रहेंगी, पर उसके अंदर सरसों को आगे पीछे करने के लिए आपको श्रमिकों की आवश्यकता है। या फिर जहाँ पे बॉटल प्लांट बनते हैं, वहाँ पे तेल वगैरह बन के आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे मशीन तो ऐसे है नहीं कि साफ पैकिंग करके सिस्टम देती है कि वो आपको तेल पैकिंग तेल डाल कर देती है कि मशीन से बोतल बन के आ रही है, पर उस मशीन के अंदर माल डालने वाला व्यक्ति तो चाहिए ना। उसके अलावा लेबल लगाने वाला व्यक्ति अलग चाहिए उसमें। जो अपने पास बोतल आती है तो आपने देखा उसमें मशीनों में बनती है, तब एक तो टोडी मोडी होती है वो, उसके बाद में उसमें तेल लगता है, उसके बाद में उसमें ढकना लगता है, उसके बाद में वो साइड में जो ब्रिंट लगता है वो भी उसके बाद में लगता है। तो सारा सिस्टम के लिए क्या चाहिए आपको, मजदूर चाहिए साहब। उसके अलावा क्या कह रहे हैं, बड़े पैमाने पर स्वचालित ऑटोमेटिक मशीनों का उपयोग करने वाले उद्योगों में अपेक्षाकृत कम मजदूरों की आवश्यकता, हाँ बिल्कुल बात सही है। कुछ मशीनों के अंदर क्या होती है, जैसे उसके अंदर कमांड दे दो, कमांड देने वाला बंदा तो मजदूर व्यक्ति होगा ना, सामान्य सी बात है, परंतु वहां पे कम हो सकती है व्यक्तियों की संख्या। तो ये चीज अपने ध्यान रखना, श्रमिकों की आवश्यकता के बारे में कई बार प्रश्न पूछ सकता है, तो ये कार्य है को याद कर लेना कि यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आते हैं ज्योग्राफी करना, तो अच्छे से इसको याद देना। अपने आगे साथ में इसकी वीडियो एक और रिकॉर्ड करते हैं। हाँ जी, अपने बढ़ रहे थे ये मानव रस को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक थे उद्योगों। अब इसमें अपने बात कर ली 4-5 चीज़ों की अपने बात कर चुके हैं, श्रम की कर ली, शक्ति की कर ली, उसके अलावा समूह कृषि की मान ली, बाजार की कर ली। तो ये सारी चीज़ें कर चुके, अब 2 लास्ट एक 2-3 पॉइंट हम पे उठे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करें इसके अंदर परिवहन एवं संचार के प्रभाव। परिवहन एवं संचार के प्रभाव को देखो, कोई भी चीज़ है, अगर आपने कोई उद्योग स्थापित किया, आपको कहीं से सामान मँगाना है, तो आपको ज़रूरी है कि परिवहन होना ज़रूरी है। जैसे मान लो मैं बीकापुर रहता हूँ, बीकापुर से मेरे को बीकानेर से कोई सामान मँगाना है। अगर बीकापुर से अगर कोई परिवहन नहीं है, तो मैं सामान कैसे पाऊँ? या मेरे को कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जानी है, तो मेरे पास में कुछ ना कुछ संसाधन के प्रकार होने चाहिए कि नहीं है? वही चीज़ है कि कच्चे माल को कारखानों के लिए तैयार माल को बाजार तक पहुँचाने का काम क्या करता है? ये दोनों कामों पे से। क्या होता है कि कच्चे माल को कारखानों तक पहुँचाने के लिए, दूसरा कि तैयार माल को बाजार तक पहुँचाने के लिए आपके पास में क्या चाहिए? ट्रकों, टेम्पो, ठीक है? कोई भी टैंकर ट्राली हो, कुछ भी आपके पास में संसाधन आपके पास में होना चाहिए, चाहे ट्रेन हो, चाहे कुछ भी हो। इसके माध्यम से क्या करते हैं, अपने कच्चे माल को कारखानों तक पहुँचाने का काम। दूसरा, तैयार माल को बाजार तक लेके आने का काम किसके माध्यम से किया जाता है? इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। दूसरा, पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी यूरोप के भागों में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित है होने के कारण यहाँ पे प्रत्येक इन क्षेत्रों में उद्योगों का केंद्र बना है, केंद्र है। मतलब कि इन क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था बहुत अच्छी मात्रा में, इसलिए इन क्षेत्रों में क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलता है, इन क्षेत्रों के अंदर है उद्योगों का केंद्र, अत्यधिक उद्योग यहाँ पे शामिल हो रखे हैं, याद रखना। उसके बाद में देखा जाए उद्योगों हेतु सूचना के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के लिए महत्व संचार क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार है, जैसे मान लो संचार, अब कहोगे सर संचार का क्या काम आ गया? जैसे मेरे को मान लो 100 टन माल चाहिए, किसी बॉम्बे से मेरे को 100 टन माल चाहिए, मेरे को राजस्थान में आना है। अब मैं आपको चिट्ठी भेज दूंगा क्या, या पहले उनको जाके बोल के वो मैं उनको फोन ही तो करूंगा,
फोन करो भाई मेरे को टिकट मार चाहिए, मेरे को पहुंचाओ। तो वो अपने किसी भी संचार के माध्यम से 5 ट्रक भेजे थे, 2 ट्रक भेजे थे, किए भेजे, उनके माध्यम से वो क्या करते हैं, मेरे को माल पहुंचाएंगे। तो संचार है, घर बैठे आपको क्या कर देंगे, उस सूचना मोबाइल दवा देंगे, उसके बाद में वो चीज आपको निर्धारित समय और स्थान के ऊपर आपके पास सामान पहुंचाने के क्या करेंगे, वो प्रयास। ठीक है, तो ये संचार और परिवहन सामान्य शब्दों में बात करेंगे, अपने उद्योग स्थापित करेंगे, उद्योग स्थापित करने के बाद में क्या करेंगे, किसी क्षेत्र में सामान पहुंचाएंगे, मंगवाएंगे। तो सारी निरंतर परिवहन के माध्यम से होती है। परिवहन अगर नहीं होगा तो आप कैसे, किस तरीके से आप चीजों को चला पाओगे। दूसरा, संचार होना भी जरूरी है। संचार नहीं होगा तो क्या दिक्कत आने वाली है कि आप उनको ट्रेवल करके उनके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेवल करके उनके पास जाना पड़ेगा, तो ये व्यवस्था। उसके बाद में अगर देखा जाए सरकारी नीति में क्या सिस्टम है, देखो उद्योगों की स्थापना है तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है कि कई बार सरकार से क्या होता है, सरकार ऐसे बहुत सारी अभी वर्तमान के अंदर ऐसी योजना लेके आ रही है जिसके अंदर छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, लघु उद्योग, इस तरीके से बहुत सारी माइक्रो माइक्रो हो गया, उसके अलावा मिक्रो उद्योग हो गया, इन उद्योगों के लिए सरकार क्या थी, अनुदान दे रही है, आपको लोन दे रही है कि आप इस तरीके का उद्योग स्थापित करोगे, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, इस तरीके से अनुदान सरकार क्या दे रही है आपको। तो ये दोनों प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में क्या करती है, सरकार आपकी मदद करती है। दूसरा, उसके बाद मैंने पॉइंट इसमें क्या, संतुलित आर्थिक विकास, जो सरकार प्रादेशिक नीति लेके आती है, बिल्कुल लेके आती है। प्रादेशिक नीति का मतलब क्या होता है, भी सरकार को जैसे मानो प्रादेशिक नीति अपनाती है, अंतर्गत विशिष्ट उद्योग क्षेत्रों में कर में छूट देती है। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में किसी चीज की कमी पड़ गई, अब क्या हुआ, उस क्षेत्र के अंदर क्या उद्योग स्थापित करेंगे, उद्योग स्थापित किया हुआ, अब वहां से मान लो कि कोई कंपनी है जो कपास बीनने में बहुत माहिर है, तो अब कोई दूसरे देश की कंपनी है, कोई राज्य की कंपनी है, उसको क्या करेगी, सरकार इनवाइट करेंगे परदेशी को कि आप उस क्षेत्र में जाओ, हम आपको उस क्षेत्र से क्या देंगे, टैक्स बहुत कम मात्रा में आपसे टैक्स को क्या करेंगे, वसूल लेंगे, पहला। दूसरा, वो किसी क्षेत्र विशेष के हिसाब से क्या करते हैं, नीति बनाते हैं, पूरे भारत के अंदर उसी प्रकार की नीति लागू करती है, वो प्रादेशिक आधार पे क्या करते हैं, नीति को लागू करते हैं। जैसे मैं बताऊं, बीकानेर जैसलमेर क्षेत्र में मूंगफली अच्छी मात्रा में होती है, अब वो क्या करते हैं कि पूरी मूंगफली वाली व्यवस्था पूरे भारत में थोड़ी लागू कर देंगे, गंगानगर में थोड़ी लागू कर देंगे, नांदेड़ में थोड़ी लागू कर देंगे, या पथरेल एरिया में थोड़ी लागू कर देंगे। उन्हीं प्रदेशों में लागू की जाती है जिन जहां से उत्पादन होने की क्या होती है, संभावना होती है। तो इसको बोलते हैं प्रादेशिक नीति, याद है प्रादेशिक नीति। उसके बाद सरकार किसी क्षेत्र में उद्योगों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए क्या करते हैं, कर वृद्धि कर सकती है। याद रखना, कई बार क्या होता है कि ज्यादा उद्योग स्थापित हो गए और वहां पे से सरकार को लगा कि यहाँ से क्या किया जाए, इन उद्योगों के अंदर हटाना चाहिए, तो सरकार ऐसी नीतियां लेके आ सकती है, वहां पे कर वृद्धि कर सकती है। या बहुत सारी जो फैक्ट्रियां हो जाती है उसके बाद में उनका मानक निर्धारित किया जाता है, प्रदूषण मानक हो गया है, किसी प्रकार का कर टैक्स वगैरह बढ़ाकर सरकार क्या करती है, इन उद्योगों को हतोत्साहित कर सकती है, वहां से इनके हतोत्साहित करने के अंदर भी सरकार का महत्वपूर्ण योगदान भी रहता है। तो ये अपना कौन सा आ गया, इसका सेकंड पॉइंट। अब अपने एक भाग और है इसके अंदर, स्वच्छंद उद्योग के बारे में बात करते हैं, इसको इंग्लिश में मतलब फूड यूज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में तो याद रखना, ये अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखो ये क्या है, ये उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं। कौन से में, व्यापक विविधता वाले स्थानों पे क्या होता है, साधन होते हैं। दूसरा, ये किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही अथवा नहीं पर निर्भर नहीं करता, आपके पास में है, सिस्टम नहीं है, उसके आधार पे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत छोटा मोटा उद्योग ये, ठीक है, दूसरे क्षेत्रों से सामान मंगवाकर अपने उद्योग को स्थापित कर सकते हैं। जिससे मान लो उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो कोई कंपनी कार नट बोल्ट मंगवाती है, उसके बाद में क्या होता है कि नट बोल्ट के अंदर क्या होता है, बाहर से बन के आ रहे हैं, उनको तो कुछ तोड़ नहीं है, वो कहीं पे भी अपना छोटा सा कारखाना स्थापित करके क्या कर सकते हैं, इसको लागू कर सकता है, बना सकता है। उसके बाद में क्या कह रहा है, ये उद्योग संगठक पुरुषों को, संगठक पुरुषों को जो निर्माण पुरुष हैं निर्भर करते हैं जो कि इनसे भी प्राप्त किए जाते हैं। इनसे उत्पादन मात्रा क्या होती है, कम होती है, बिल्कुल क्या होती है, उत्पादन मात्रा क्या होती है, कम होती है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें नहीं लगी होती, यहाँ पे नट बोल्ट मंगा लेना या कुछ और छोटे मोटे कल पुर्जे मंगा कर क्या करते हैं, उस चीज को जोड़कर निर्माण करते हैं। तो इन्हें संगठक पुर्जों को अंडरलाइन। उसके बाद में क्या, श्रमिकों की आवश्यकता कम, बिल्कुल कम होती है इसके अंदर, श्रमिकों की नॉर्मल आवश्यकता चाहिए, ऐसे नहीं कि बड़ा उद्योग स्थापित करने, नॉर्मल उद्योग में अपने पास श्रमिकों की आवश्यकता भी क्या होती है इसमें कम। उसमें क्या होता है कि इनके उद्योग जो है प्रदूषण भी नहीं करता, प्रदूषण कैसे, नट बोल्ट जोड़ रहे हैं उसके अंदर कौन सा प्रदूषण होगा भाई, ठीक है, तो ये चीज ध्यान में। इसमें परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, याद रखना, किसी दूसरे स्थान से कुछ सामान मंगवा रहे हैं तो इसके अंदर उद्योग के परिवहन की क्या रहेगी, आवश्यकता बहुत अधिक रहेगी। और जैसे उद्योग में घड़ी उद्योग हो गया, आप घड़ी उद्योग क्या करते हैं, छोटे छोटे पुर्जे हर जगह से मंगवाते हैं, ठीक है, आभूषण वगैरह आभूषण उद्योग आ गया, किसी दूसरे क्षेत्र से नकाशी की कोई चीज या कुछ ऐसा डोरा या तमीज वगैरह जो भी चीजें बड़े मंगवाते हैं बाहर से मंगवा सकते हैं।
मशीनों से सॉफ्टवेयर के जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जो हो गया, उनके प्रोडक्ट जो अपने पास में जो पुर्जे हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने भाषण को होते हैं, एक ही क्षेत्र पे इनका उत्पादन नहीं होता है, वो जोड़-ओड़ कर क्या बनाते हैं, अपने नई-नई चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो ये होता है शासन उद्योग, या तो अपने शासन उद्योग से पर्सन बन सकता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना, छोटा-मोटा उद्यमी उद्योग स्थापित करके भी काम है चला सकते हैं। तो ये अपना उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक थे, इनको मैंने अच्छे से करवा दिया। इसको अच्छे से देखना, वीडियो को लाइक शेयर करना और अपने चैनल को धीरे-धीरे अपने आगे बढ़ रहे हैं आपके सहयोग से, प्रेम से, और धीरे-धीरे वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, और आप लोग को हमारी एक नए टॉपिक के साथ में आज का जो टॉपिक है उद्योगों का वर्गीकरण, कि उद्योगों का वर्गीकरण किस टाइप में, और ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं प्रश्न सिंपल सा प्रश्न आ जाता है कि उत्पाद के आधार पर उद्योगों का प्रकार बताइए, या स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का प्रकार बताइए, या कच्चे माल के आधार पर बताइए, या विभिन्न आकार के आधार पर समूह इसलिए प्रकार बताइए उद्योगों का। तो पूरे उद्योगों का वर्गीकरण मैंने एक साथ में घंटे से मिनट के आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसको आप अच्छे से, क्योंकि ये पहली अपनी क्लास है, ये क्लास 5-4 मिनट की होगी। इसको आप देखना, आगे वीडियो को इंतज़ार भी करना, और अपने उस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और लॉन्ग वीडियो दोनों माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसको आप अच्छे से याद करना। बहुत अच्छा सा प्रश्न आता है यहाँ पे। केवल सामान्य ऐसा प्रश्न आ जाता है कि स्वामित्व के आधार पे उद्योगों का प्रकार बताइए, कच्चे माल के आधार पे बताइए, या फिर आपसे पूछ सकता है कि आकार के आधार पे इनका प्रकार बताइए। तो चीज़ों को बहुत ही बेसिक तरीके से अपनी चीज़ों को करते जा रहे हैं, और धीरे-धीरे यूट्यूब से मेरे को पहुँचने मिल रहा है, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो इसी क्रम में अपने नई क्लास है, अपना 5 टॉपिक है, उसका उद्योग पार्ट है। उद्योग का पार्ट है, उस उद्योग पार्ट में अपनी बातें करते हैं जा रहे हैं। पहले अपने उद्योगों का जो बड़े पैमाने पर अपने विस्तार स्तर पर सारी चीज़ों पर अपनी बातें कर चुके हैं। अब अपने तो टॉपिक रहेगा उद्योगों का वर्गीकरण। तो आइए इस टॉपिक के साथ हम अपनी बातें शुरू करते हैं, ठीक है? देखो, उद्योगों का आधार वर्गीकरण क्या है? इसका आधार क्या है? देखो, आधार 4 रूपों में इसको क्या किया गया साहब है, बाँटा है। इतने भागों में बताइए 4, कौन-कौन से? सबसे पहले आकार के आधार पर पहला भाग, ठीक है। दूसरा, ये आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जा सकता है 2 नंबर। दूसरा, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को बांटा गया। तीसरा, उत्पाद के आधार पे बांटा गया। चौथा, स्वामित्व के आधार पे। तो ये 4 प्रकार आपको याद होने चाहिए बेसिक रूप से, कि उद्योगों का आकार कितना बड़ा रहने वाला है। दूसरा, कि कच्चा माल कौन-कौन सा है, जिसके अंदर से कौन-कौन से उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। फिर कृषि आधारित हो गया, खनिज आधारित हो गया, रसायन आधारित हो गया, ये सारे उद्योगों को प्रकार दे देंगे। फिर उसके बाद में उत्पाद के आधार पर, मूलभूत जो उत्पाद है उसके आधार पर और उपभोक्ता के आधार पर अपनी चीजों को देखा जाएगा। उसके बाद में लास्ट में स्वामित्व के आधार पर कौन सी नीति है, कौन सी संयुक्त है, कौन सी प्राइवेट है, वो सारी चीजें अपने बात इसमें करेंगे। तो आज का जो अपना वीडियो था सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, उसमें अपने सारे उद्योगों को एक बार आपके माइंड में ये उद्योग सेट कर दूंगा ना, उसके बाद में मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फिर मैं आपको इस तरीके से बोलूंगा ना कच्चे माल के आधार पे, तो आप समझ जाओगे कौन से उद्योग की बात कर रहे हैं सर। इसलिए सर ने पहले बना के दी है, 2-5 मिनट की वीडियो बनेगी। इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, वीडियो में अंत तक बने रहोगे तो इस उद्योग के बारे में आप सब कुछ जान जाओगे। नहीं तो हमारे बारे में देखना पड़ेगा कि कच्चे माल के आधार पे कौन से उद्योग को शामिल किया जाता है, कौन से को नहीं किया जाता। इसलिए जितनी चीजों को आप देखोगे, छोटी सी वीडियो बनेगी 5-7 मिनट की, इसको देख लेना, बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है? तो कम से कम ये प्रश्न सीधा-सीधा आ जाता है कि भाई उद्योगों का वर्गीकरण समझाएँ। लो, ये प्रश्न 4 है, इस जो लिखने में क्या चलेगा? देखो, आकार के आधार पे, मतलब कि उद्योग का आकार कितना बड़ा है, छोटा उद्योग है, बड़ा उद्योग है, तो बहुत बड़ा उद्योग है, उस पे बात करें। देखो, सबसे पहले कुटीर या लघु उद्योग, जो घरेलू उद्योग है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे घरों के अंदर अपने कुछ छोटे-मोटे चीजें बनाते हैं ना घरों के अंदर, ठीक है? जैसे अपने घरों के अंदर कई बार मम्मियाँ होती है, मम्मियाँ क्या करती है? मम्मियों का काम क्या होता है? कई बार मम्मियों को सिलाई वगैरह सीखना चाहते हैं, उसके अलावा क्या करने लग जाती है वो, सिलाई से सिलाइया होता है, मर्सक सिलाइया बोलते हैं, उससे स्वेटर वगैरह बुनना, या छोटे-मोटे घर के अंदर टोकरी-वोकरी बनाना, या चूल्हे बना के बेचना, दिए बना के, ये जो तो सभी क्या कुटीर उद्योग है। ये सारे कौन से उद्योग है? कुटीर उद्योग। इसमें कुछ अपनी कलाकृतियों को क्या करना, बेचना। फिर छोटे पैमाने के उद्योग, इससे थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मशीनों का भी प्रयोग अपने करना है। यहाँ पे मशीनों का प्रयोग नहीं है। फिर यहाँ पे क्या कार्यस्थल भी बन जाता है, ऑफिस को क्या बन जाती है, छोटी छोटी दुकानें करके बैठ जाते हैं, उसको अपने छोटे पैमाने में क्या बोलते हैं, अपने उद्योग। यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर ले, इसको अपने बोलते हैं छोटे उद्योग, ठीक है? तो छोटे पैमाने के उद्योग बोलते हैं, इसको याद रखना। ये तो घरेलू उद्योग है, ये छोटे पैमाने का उद्योग
चीनी बड़े छोटे पैमाने के उद्योगों का बड़ा रूप किया जाता है। बड़े उद्योग जिसके अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली जाती है, क्लियर, बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर लिए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हो जाती है। ये 3 प्रकार आप याद रखना, कुटीर या घरेलू उद्योग, इसको थोड़ा सा याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं या घरेलू उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो इससे मतलब घरेलू उद्योग का तो घरों के अंदर से जो अपने कुछ ना कुछ कला का खेल करते रहते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, उसके अलावा घोड़ले बनाना, दिए बनाना, सिलाई, ये छोटे-छोटे उद्योग है, ये बिल्कुल घरों के अंदर से चटाई वगैरह बनाना, ये छोटे। हाँ, अगर चटाइयों का वृहद आकार पे अगर काम चालू हो जाएगा तो उसमें भी शामिल कर देंगे। परंतु एक बेसिक रूप है, इसके बारे में आप याद रखना, ठीक है? तो पहला उद्योग अपना कंप्लीट। दूसरा, कच्चे माल के आधार पर देखिए, कच्चा माल कहाँ से मिलता है? कृषि से मिलता है पहला, खनिज के मिलता है दूसरी बात, रसायनों पे भी दूसरी बात, तीसरी बात है, चौथी बात वन पे आधारित, और पांचवा कौन सा? पशुओं से भी तो मिलता है अपने को कच्चा माल है। अब देखो कौन कौन सा माल चाहिए आपको, देखो कृषि पे तो अपने को देखो चीनी। अब चीनी बड़ी बनाई नहीं मिलती, चीनी नहीं मिलती, अपने को गन्ना मिलता है। गन्ने से क्या करते हैं साहब? अपने चीनी बनाते हैं। किससे? चीनी बनाते हैं गन्ने से। वनस्पति तेल, इसमें से वनस्पतियों से तेल बनाया जाता है, ठीक है? डालडा घी, एग्जाम्पल ध्यान रखो, डालडा घी आपने खाया होगा। मैं तो बचपन में डालडा घी को बड़ो चूर के खाया था, मैं तो बहुत ज्यादा याद है डालडा घी। आज भी डालडा घी नीचे दिया हुआ साहब, डालडा घी रेट और चक दियो, पहले तो 70 80 रुपये किलो आ जाए, तो आज तो 200 रुपये करने जा रहा कि डालडा घी। वही बात है, टाइम टाइम की बात है भाई, टाइम टाइम आतो जातो रहे। सूती वस्त्र, देखो सूती वस्त्र, अब आपको सूती वस्त्र के रंग है तो कपास, कपास का नाम सुना होगा आपने। तो कपास से अपने क्या सूती वस्त्रों के जो मील है वो बहुत ज्यादा क्या है, प्रचलन में है। गुजरात हो गया, इन क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में, गुजरात हो गया, उसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में इन प्रकार की फैक्ट्रियां खूब मात्रा में लगी हुई है। राजस्थान में भी है। भीलवाड़ा को क्या बोला जाता है? वस्त्र प्रकृति बोला जाता है, टेक्सटाइल बोला जाता है इसको, ठीक है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? भीलवाड़ा को बोला जाता है। और वहां का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? वो अहमदनगर, अहमदाबाद को कहा जाता है। याद रखना, अहमदनगर कर्नाटक में पड़ता है, याद रखना। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो भारत की वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है? भारत की मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? वो तो अहमदाबाद को कहा जाता है। राजस्थान का वस्त्र नगरी या मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। और उसके अलावा ओपी और चाय और रबड़, इस प्रकार के पौधे जो सारे सारे किसके आधारित है? कृषि आधारित उद्योग है साहब भाई, ठीक है? समझ आ रहा है? ठीक है, ये तो कृषि। फिर खनिज आधारित, खनिज मैंने आपको परिभाषा भी दी थी कि पृथ्वी के भूगर्भ से चीजों को उत्खनन करके उनको निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं साहब? है खनन बोलते हैं। खनन कैसे करेंगे? खनिज किसे? खनन विधि के माध्यम से क्या किया जाता है? किसी खनिज को निकाला जाता है। खनिजों को क्या नाम हो सकता है? खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है साहब अधात्विक खनिज। एक होता है कौन सा? धात्विक, और दूसरा कौन सा? अधात्विक है। देखो धात्विक में क्या आता है? लोहा है, और दूसरे में कौन सा आता है? लोहा है। जैसे जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं उसको अपने क्या बोलेंगे? लोहे बोलेंगे। और जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते, लोहा ने तो कोटली को पात तो बन गई है, पीपल तो ऐसी, पत्थर तो ऐसी, और बढ़ता रहेगा। तांबो दे लो, तांबे के अंदर क्या आता है? तांबे ल्यूजेबल होता है, तारा तुरा में मोड़ता है, यानी दूसरा बना लियो छे, ठीक है? एल्यूमिनियम भी ऐसे आते, तारे आती है ना एल्यूमिनियम की। और रतन आभूषण वगैरह, सोना, सोना के अंदर लोह में डाल दिया तो काम खराब हो जाएगा। उसके अलावा आभूषणों के अंदर अपने क्या करते हैं? बहुत सारे ऐसे आभूषण, चांदी वगैरह, ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये अलग प्रकार के, इसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, उसके लोहा उद्योग में शामिल किए जाएंगे। और जिसमें एलॉय, जिसके अंदर लोहे के अंश नहीं पाए जाएंगे उससे इसमें, परंतु है धातु। परंतु क्या साहब है? धातु। फिर आएगा धात्विक खनिज। क्या है धात्विक खनिज में? क्या करेंगे? सीमेंट में किसी प्रकार का धातु नहीं पाया जाता, ये क्या है? अधात्विक है। जिन टुकड़ों मारना का या कोई प्रकार का थोड़ा वगैरह मारेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। और मिट्टी के बर्तन एक बार कपड़ा नीचे फेंक देने का, पता है छोटा चीनी का, उसको नीचे फेंक देना, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अरे लो ला क्या ठीक होता। तो ये डायग्राम कौन सा है? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में आपके शामिल करेंगे सीमेंट उद्योग को, और उसके अलावा मिट्टी के चीनी के बर्तन, याद रखना ये किसमें। फिर रसायन के अंदर पेट्रो रसायन आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा। ये रसायन के प्रकार है, कृत्रिम रेसे बनाने का उद्योग। नमक बनाना, नमक तो आपको होता है कि जो अपने जितने भी समुद्री एरिया या राजस्थान के अंदर खाने पाने की झीलें, वहां से क्या बने जाता है? नमक उद्योग स्थापित किए जाते हैं। बहुत सारे राजस्थान के अंदर साल उद्योग बने हैं।
उसके अलावा रासायनिक उर्वरकों का निर्माण करा कि सारे के सारे रासायनिक विधि के हम क्या करते हैं, शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रसायन वन पे आधारित इमारतें, लकड़ी, ये लकड़ी कहाँ से मिलती है? वनों से तो प्राप्त होती है। लाख के अपने कीड़े पालते हैं, फिर लाख अपने वो पाल करते हैं, फिर रेशम बनाते हैं। तारपीन का तेल, तारपीन तेल आ गया, कागज, ये कहाँ से प्राप्त होता है सारा का सारा? ये वनों से तो प्राप्त होता है। तो कागज किससे बनता है? लकड़ी अगर नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो अपने कागज कैसे बनाएंगे? अपने कागज पे लिख लिख के लेटर इतना बिना फेंके रखना। तो ये जो सारी चीजें होती है, किससे प्राप्त होती है? कागज से होती है साहब। और फिर पशु उद्योग के बारे में बात करते हैं। पशु उद्योग का मतलब क्या है? चमड़ा और ऊन है। चमड़ा जानवरों का, जैसे जानवरों का खूब सारे चमड़े प्राप्त होते हैं, जूते वगैरह बनते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, ये चमड़ा उद्योग बहुत ज्यादा फैलित है। और ऊन गोना पालने में जल्दी पड़ा दी वांगी की ऊन गोना की नहीं गली की, मतलब भेड़, अपने देसी भाषा में गली बोला। और भेड़ क्या होती है? भेड़ की अपने ऊन से क्या करते हैं साहब है, मार्केट में बेचते हैं, अच्छी मात्रा में क्या मिलता है अपने को? पैसा मिलता है। और भारत की राजस्थान एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है साहब? आप उसका कमेंट बॉक्स में क्या देना है, देखो जवाब देना। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब देना कि भारत की या एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी किस जिले में अवस्थित है, उसका नाम बताना। ठीक है, उत्पाद के आधार पर कौन सा है? मूलभूत, जहां पे लो इस्पात उद्योग स्थापित करते हैं, इसमें कौन सा है? मूलभूत, जो मूल रूप से है स्थापित करते हैं। फिर उपभोक्ता के आधार पर, सामान के आधार पर देखा जाए, उपभोक्ता को क्या चाहिए? बिस्कुट चाहिए, वस्त्र चाहिए। तो ये तो क्या है? मूलभूत जो है, उपभोक्ता के आधार पे क्या करेंगे? तो बड़ी मूलभूत चीजें उनको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे अनार से बिस्कुट बना दिया, कपास से वस्त्र बना दिया। वाहन, वाहन के अंदर कार आ गए, स्कूटर आ गए, सारे प्रकार किसके आते हैं? उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुरूप अपने क्या करते हैं? चीजों को सप्लाई करते हैं, चीजों की सप्लाई करते हैं। फिर आएगा कौन सा? स्वामित्व के आधार पे। तो स्वामित्व के आधार पे अगर बात किया जाए तो तीन प्रकार के, कौन से? सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब सरकारी, निजी का मतलब प्राइवेट, किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में या फिर कुछ समूह के नेतृत्व में भी वो चीजें हो सकती है। और अंतिम रूप से अंत संयुक्त रूप से सरकार का भी रेशो रहेगा और प्राइवेट व्यक्ति का भी रेशो रहेगा। इस प्रकार के ये उद्योग है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि किसी एक संयुक्त क्षेत्र के उपकरण करने को नाम कमेंट बॉक्स में यहाँ पे दे देना। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद में जस्ट अपने डालेंगे। तो आप हम कुछ हो सकता है, अगर मैं बिजी रहा, स्कूलों की छुट्टियां वगैरह में पड़ गई, अगर छुट्टियां के अंदर मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, तो आप इन वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से देखना, बारी बारी तो विशेष रूप से ध्यान रखना। और जिन जिन की ज्योग्राफी लगती है उनकी ये टॉपिक आता है, अच्छे से देख लेना। धन्यवाद भी। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना। धन्यवाद।